तो यार इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से पहला टेस्ट मैच हार चुकी है और इसके चलते हुए जो WTC का क्वालिफिकेशन सिनेरियो है वो बहुत ही शॉकिंगली ट्विस्ट हो चुका है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इस पूरे मैच को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, अच्छे से पता रहेंगे कहाँ गलतियां हुई, WTC का सिनेरियो क्या होता है, और साथ ही साथ IPL में हर टीम से जुड़े काफी मेजर अपडेट्स आ रहे हैं, काफी सारे ऑक्शन की स्ट्रैटेजीज, रिटेंशन निकल गए, बचे हैं ना लिस्ट देने में। राइट। तो अब ये आखिरी का जो ये फाइनल लीप है ना, जिसमें बहुत सारे रूमर्स निकल के आते रहेंगे, उनको एक बार डिबंक करेंगे, कौन से रूमर सही है, किसमें कुछ मीट लग रहा है, कुछ फालतू के हैं तो उनको भी बात करेंगे। और ऐसे ही चलते हुए हम IPL के सारी टीम्स की बातें और इंडियन टीम की जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी बातें भी कर लेंगे। विदाउट एनी फर्दर डू हम लोग शुरू कर देते हैं पॉडकास्ट आज का। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेंबरशिप्स लॉन्च हो चुकी है, उनको जाके चेकआउट कर लो, और हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट जो कि आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्रिकेट की बहुत सारी बातें होती रहती है पूरे टाइम पे। लेट्स स्टार्ट विद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो पहला टेस्ट मैच हम हारे हैं। किसी ने एक्सपेक्ट किया था क्या? नहीं, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर यहाँ पे जो पहला टॉकिंग पॉइंट होने वाला है वो है रोहित शर्मा कैप्टेंसी। काफी लोग बहुत पुअर कैप्टेंसी बोल रहे हैं, क्लूलेस बोल रहे थे रोहित शर्मा को। देखो, इसमें पार्शियली कुछ सच्चाई तो है और उसको भी हम लोग बात भी करेंगे क्या सच्चाई है एग्जैक्टली। बट व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स? सी वेरी ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो एक क्लूलेस वाला टर्म मैं एकदम फुली अग्री तो नहीं करता, क्योंकि जिस बंदे ने अभी हमें वर्ल्ड कप जिता दिया था, अब सडनली 1-2 महीने बाद हम कह रहे हैं कि ये तो बहुत क्लूलेस कैप्टन है यार। और ये रोहित शर्मा के साथ हमेशा मैंने होते देखा है, वो एक मैच हार जाता है तो एकदम से क्लूलेस कैप्टेंसी। मैं वही कहने वाला था कि 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारी हारे थे हम लोग, उस टाइम पे भी ये बोला गया था कि जब एक बार सेट बैट्समैन बैठ जाते हैं और वो इनिंग्स बिल्ड करना स्टार्ट करते तो रोहित शर्मा थोड़ा क्लूलेस हो जाता है इन द टर्म्स की उसे समझ में नहीं आता कि किससे बॉल करवाऊं, किस पॉइंट पे करवाऊं और कैसा आउट करा जाए, फील्ड सेटअप क्या होगा, उसको लेके बोला जाता है। लोग वर्ल्ड कप फाइनल के लिए बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, या वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें या फिर इस मैच की बात करें, वेरी ऑनेस्टली देखा जाए तो मैं उससे फुली अग्री इसलिए नहीं करता क्योंकि हम दोनों इंस्टेंसेस लेंगे ना तो हमारे पास उतने रन थे नहीं एक्चुअली में जितने डिफेंड करने लायक हो सकते थे ऑनेस्टली। यहाँ पे लास्ट इनिंग्स को लेके एकदम से उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया है, भाई चाहिए 100 रन थे उनको, तो आप कितना भी फील्ड सेटअप कर लो, कितनी भी अच्छी बॉलिंग कर लो, अगर देखा जाए तो आपके लिए एक अनफेयर बैटल होना ही होना है वो। तो वेरी ऑनेस्टली अगर एक्चुअली में पूछा जाए तो मैं इससे पूरी तरह अग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से इस मैच में रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में जो भी फ्लॉज थे या एरर्स थे वो सारे मैच शुरू होने से पहले थे। टॉस में और टीम सिलेक्शन में। आई थिंक मैच के अंदर क्या हुआ है उसमें आप जो है रोहित शर्मा की कप्तानी को इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम परहैप्स 1-2 टॉकिंग पॉइंट्स, जैसे कि अश्विन की बॉलिंग को लेके लोगों ने काफी बोला, उनको भी हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। बट एक्चुअली में स्टार्ट यहीं से करते हैं। मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा एरर था जो कि रोहित शर्मा ने खुद ही आके एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम लोगों ने टॉस जीत के बैटिंग ली और जब उसने वो रीजन एक्सप्लेन करे थे टॉस के टाइम पे तो मुझे तो लग रहा था कि क्या सोचा है भाई बंदे ने, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, तो ये कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल की क्रिकेटिंग थिंकिंग है क्या। बट टर्न्स आउट कि नहीं, वो गलत डिसीजन था, विच वॉज कि यार रोहित शर्मा कहते हैं हमने बैटिंग इसलिए ली क्योंकि वहां पे बारिश पिछले 1-2 दिन से चल रही थी और फर्स्ट डे पर भी बारिश हुई थी, विच मेंट की कवर्स पूरे टाइम पिच के ऊपर थे, पिच पे हवा लगी नहीं थी बिल्कुल भी, और जो हवा में मॉइस्चर होता है उसके चलते हुए पिच डैम्प हो गई होगी, सूखने का टाइम मिला नहीं पिच को। तो नेचुरली रोहित शर्मा को पता था कि इनिशियली बॉल फंसेगा थोड़ा सा, पर उसका लॉजिक ये था कि क्योंकि पिच डैम्प है, सूखी हुई मिट्टी नहीं है, तो गीली मिट्टी को आप खुद ही नोटिस करना जल्दी ज्यादा डिसोरिएंट हो जाती है। एक गीली पिच अगर आप बॉल पटकोगे तो गड्ढे जल्दी बनेंगे, अगर ड्राई होगी तो हार्ड पिच होगी तो बॉल फिर बाउंस अच्छी करेगी उसके ऊपर। तो रोहित शर्मा ने कहा भाई हमें पता है थोड़े से इशू आएंगे इनिशियली, पर शायद ये पिच डैम्प है तो डिटोरिएट इतनी ज़्यादा हो जाएगी 5th डे तक आते आते कि हम नहीं चाहते कि हम चौथी इनिंग में बैटिंग कर रहे हो। तब हमारे स्पिनर शायद ज़्यादा यूज में आएंगे। लॉन्ग टर्म बेसिकली अप्रोच था उसका, और क्योंकि तब स्पिनर्स यूज में आएंगे इसलिए मैं 3rd स्पिनर खिला रहा हूँ कुलदीप यादव इंस्टेड ऑफ आकाशदीप। तो बेसिकली जो टॉस का रोहित शर्मा का डिसीजन था उसको चलते हुए जो उसने टीम सेलेक्ट करी थी वो एकदम सही थी, पर क्योंकि टॉस का डिसीजन इन इट सेल्फ ही गलत था तो टीम भी सिलेक्टेड गलत ही निकल के। अच्छा, मुझे टॉस का लग तो रहा था, मैं ऑनेस्टली एकदम एंड तक भी यही कह रहा था कि हम लोग मैच हारे टॉस पे ही। क्योंकि अल्टीमेटली जब हमने पहले इनिंग्स में इतने कम रन बना दिए तो हम लोग पूरे टाइम ही गेम में थोड़ा पीछे ही थे हमेशा। बट उसके बाद सीरीज खत्म होने के बाद टॉम लेदम आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा भी एक्चुअली डिसीजन यही था कि मैं बैटिंग करता, सो इट वाज परहैप्स अ गुड टॉस टू लूज।
एंड तब मुझे लगता है कि शायद भाई जेन्युइनली थोड़ा डिफिकल्ट था रीड करना पिच को, एंड दैट इज वो आप एकदम आउट एंड आउट जाके नहीं कह सकते नहीं सिर्फ रोहित शर्मा की गलती है इसके अंदर, क्योंकि दूसरी टीम भी यही सोचती थी कि हमें पहले बैटिंग करनी है। और ये पता है ये चीज हुई है रोहित शर्मा के साथ 1-2 मैचेस में। हम लोग WTC फाइनल को ही देखें, सब कह रहे थे कि भाई बैटिंग कर लेनी चाहिए, हाँ, पर उस टाइम पे वो 2-3 घंटे के लिए टॉस के अराउंड बादल थे ऊपर, तो रोहित शर्मा ने कहा हम बॉलिंग लेंगे और हम ओवरकास्ट कंडीशंस को यूज करना चाहते हैं। और 2-3 घंटे के अंदर अंदर लंच के बाद तक धूप निकल आई थी पूरी, मुझे अच्छे से याद है वो मैच जो भी ऑस्ट्रेलिया से हम लोग हारे थे। उस टाइम पे भी ये था कि थोड़ी शॉर्ट टर्म सोचे चक्कर में आपने वो ले लिया, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, लॉन्ग टर्म सोचे चक्कर में कर लिया ऐसा। तो इसमें वही है कि यार बहुत हद तक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वेदर कैसा प्ले आउट करने वाला है, बट डेफिनेटली दिस वाज एन एरर इन जजमेंट। इसमें आप रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, जो भी लीडरशिप है सबको अकाउंटेबल रखोगे, ये आई थिंक एक गलती हुई थी। शुभमन गिल का सिलेक्शन जो नहीं हुआ, आई थिंक उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं, बिकॉज सरफराज खान ने जो आके करके दिखाया है, हाँ, वो भी डिस्कस करेंगे अभी, वो भी एग्जाम्पलरी था। तो आई थिंक मेन इशू वही था कि आपने कुलदीप यादव को जब लिया, ऑल्दो कुलदीप यादव वाज क्वाइट डिसेंट, मैं वो क्वेश्चन नहीं करूंगा, बट पिच के हिसाब से परहैप्स 3 पेसर्स खिलाने जरूरी थे। अगर हम लोग 2-3 और पॉइंट्स की बात करें रोहित शर्मा की कप्तानी को लेके, एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कि अश्विन को बॉलिंग नहीं कराई। पहली इनिंग में सबसे कम ओवर अश्विन ने डाले थे, और सेकंड इनिंग्स में हमने देखा था कि जब सिर्फ 10 रन रह गए थे जीतने के लिए न्यूजीलैंड को, तब अश्विन बॉलिंग करने के लिए आए थे। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस वन? मेरा सबसे पहला पॉइंट ही यही था इसको लेके कि अगर हम लोग लास्ट इनिंग्स की बात करें, जब आपको पता है आपको कम रन डिफेंड करना है, एंड स्टार्ट आपको अच्छी मिल गई है क्योंकि बुमराह ने 2 विकेट ले लिए थे, अश्विन को सिर्फ 2 ओवर कराए जाते हैं, जडेजा को 7 ओवर कराए जाते हैं। जडेजा वो क्वाइट इकोनॉमिकल, तो मैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा, बट कुलदीप यादव को भी 3 ओवर कराए जाते हैं जिसमें वो 26 रन खाता है। सो वो परहैप्स ही वॉज द लीस्ट इकोनॉमिकल बॉलर हमारे 4th इनिंग्स के अंदर, एंड अश्विन इज दैट गाय जो कि ये सब करके विकेट निकाल सकता है ऐसी कंडीशंस में। ही इज द गाय जो कि फ्लरिश करता है। तो मुझे ये चीज़ तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगी थी, एंड पूरे मीम्स भी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे यही थे कि अश्विन बस देख रहा है खड़े खड़े कि सब लोग बॉल डाल रहे हैं और अल्टीमेटली रन भी खा रहे हैं, बट उसको बॉलिंग नहीं दी जा रही। तो आई वॉज ऑल्सो परहैप्स क्वाइट कंफ्यूज कि रोहित शर्मा क्यों से बॉलिंग नहीं दे रहा था। जो कॉमेंट्री थी उस टाइम पे, वो भी सब लोग कह रहे थे वहां पे कि अश्विन को जरूर मतलब चुभी होगी बात की, यार मैं सबसे बड़ा मैच विनर हूँ, मेरे को बॉलिंग करने को नहीं मिल रहा। मैं बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बोलने वाला हूँ, सब जानते हैं मैं अश्विन का कितना बड़ा एडमायरर हूँ। मुझे लगता है रोहित शर्मा ने सही करा। ओके, व्हाई? क्योंकि अगर हम लोग पहली इनिंग को देखें, देयर इज अ रीजन व्हाई अश्विन को सबसे कम बॉलिंग कराई गई थी। कभी कभी होता है ना, यू आर अ विक्टिम ऑफ योर ओन ग्रेटनेस। मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन के साथ काइंड ऑफ वो चीज हुई है इस मैच में। हमने बैस बॉल वाली सीरीज में भी इनिशियली ये देखा था होते हुए कि पता है अब दूसरी टीम आजकल क्या कर रही है, उन्हें पता है कि अगर हम लोग इंडिया में खेल रहे हैं, अश्विन सबसे बड़ा थ्रेट है पूरे वर्ल्ड में, तो हम लोग उसी को काउंटर अटैक करेंगे सिर्फ। इस सीरीज में तो पहले जो इनिंग्स थी जिसमें हमने बॉलिंग करी थी, उसमें पूरे में नैरेटिव यही था और कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि ये लोग आके अश्विन को ही सबसे ज्यादा कर रहे हैं। ये स्पेसिफिकली गेम प्लान था न्यूजीलैंड का, क्लियरली दिख रहा था। दैट इज व्हाई उस इनिंग्स में अश्विन वाज द गाय जो कि सबसे कम इकोनॉमिकल था। अब उसका कैच पता है क्या है? अगर इस मैच में इंडिया ने पहली इनिंग में 300 रन बनाए होते ना, तो जो ये लोग अश्विन को काउंटर अटैक कर रहे थे उसके बाद भी सबसे ज्यादा ओवर अश्विन नहीं डालता, क्योंकि विकेट लेता वो। अब यहाँ पे सीन क्या है, अगर आप 46 पे ऑल आउट हो गए हो ना, तो आप ऑलरेडी बहुत पीछे हो गेम में, फिर आप एक चेजिंग बैटल ही खेल रहे हो, उसमें फिर एक एक रन जो दूसरी टीम बना रही है ना वो बहुत काउंट करता है। और उस चक्कर में फिर आपको सिर्फ विकेट्स नहीं देखते आप, फिर आप इकोनॉमी भी देखने लग जाते हो। एंड इसमें अश्विन का कोई फॉल्ट नहीं है, वो बॉलिंग अपने प्लान के हिसाब से ही कर रहा था। परहैप्स ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट इन दिस गेम, बट वही है कि अगर आपको पता है कि दूसरी टीम मन बना के आई है कि मैं स्पेसिफिकली इसकी रिदम तोड़ने के लिए खेल रहा हूँ, पूरी टीम दूसरी जुट के मिल के उस ऑब्जेक्टिव पे है, तो अश्विन नेचुरली चाहे कितने भी बड़े बॉलर हों, वो आएगा ही इशू कि वो लोग टारगेट करने जाएंगे। अगर यहाँ पे इंडिया के पहले इनिंग में 300 रन होते तो कोई इशू था नहीं। रोहित शर्मा अश्विन कहते हैं भाई तू कितनी देर तक मारेगा। इनफैक्ट अगर तुम देखो, जब कॉनवे को अश्विन ने आउट करा, मैंने ट्वीट भी किया था उस टाइम पे कि इन लोगों ने पहले के 5-6 ओवर में बहुत ज्यादा अश्विन को टारगेट करा है, पर क्योंकि इतना टारगेट करो तो उतना ही रिस्क भी बढ़ेगा। जब वो ब्रेक के बाद आते ही उसने विकेट ले लिया था ना, अब मैंने कहा था कि लेट्स सी हाउ लॉन्ग दिस लास्ट्स। अब वो सिर्फ 6 ओवर लास्ट करा था, विद इन 6 ओवर अश्विन के पास एक विकेट आ चुका था, बट उसके बाद वो सिर्फ 10 ही ओवर और डालता है। एंड उसमें भी अब आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखोगे तो लगेगा क्यों सिर्फ 10 ओवर और डलवाया, 15, 20, 30 ओवर डालता वो आराम से। बट आप नोटिस करना, वो जब भी बॉलिंग करने के लिए आया है तो स्पेसिफिकली उसको टारगेट करा जा रहा था।
इनफैक्ट आई थिंक इसी के चलते हुए जब जडेजा और कुलदीप यादव आए, कुलदीप यादव को भी टारगेट करा गया बाय द वे, जडेजा वाज द लीस्ट टारगेटेड गाय। एंड जडेजा की भी ग्रेटनेस ये है कि उनको 3 विकेट मिले, वो जो नेक्स्ट डे पे ब्रेक थ्रू दिलवाए थे वो जडेजा नहीं दिलवाए थे पहले सेशन में। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कि अश्विन को टारगेट करना है, प्लस इंडिया का इतना बड़ा डेफिसिट था, उसके चलते हुए अश्विन साहब बॉलिंग करा नहीं सकते थे। क्योंकि जब आपको पता है ना कि दूसरी टीम ऑलरेडी 10 गुना आपसे आगे है, क्योंकि पहली इनिंग की लीड ही 350 रन की है, फिर आप एक एक रन को काउंट करते हो और फिर आप विकेट्स लेने जाना इन द परस्यूट, उसमें आप थोड़े रन दे दो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो स्ट्रैटेजी। फिर आपको रन भी बचाने और विकेट भी लेने। तो हाँ, उसमें आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ अंडरएस्टिमेट शायद अश्विन को करा गया। कि आपको क्या लगता है कि वो रन बचा के विकेट नहीं ले पाएगा, पर मुझे लगता है पर्सनली कि वो अपने बेस्ट डे पे नहीं था। आई थिंक वही ना, ये लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे अश्विन को। एक कैप्टन को थोड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ता है और सारी पॉसिबिलिटीज देखनी होती हैं। अगर दूसरी टीम का गेम प्लान ही यही है कि हम लोग अश्विन को टारगेट करेंगे, तो अश्विन से अगर आप बॉल ही नहीं करवाओगे तो उनको प्लान चेंज करना पड़ेगा। एंड वही मतलब मैं तो खुद, मेरे लिए बहुत आसान है बोलना कि अश्विन को क्यों नहीं कराया बॉलिंग। इट इज द इजीएस्ट नैरेटिव फॉर मी टू क्रिएट इन द पॉडकास्ट, बट अगर मैं बहुत अनबायस्ड होकर ऑनेस्टली बोलूं, आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन कीपिंग की सर्कमस्टांस क्या थी। हो सकता है भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता अगर अश्विन बॉलिंग करता है 5 विकेट ले जाता है, वो कर भी सकता है भाई। पर कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती, तो जो वेरिएबल और फैक्टर्स हमारे हाथों में थे उनको देखते हुए मुझे लगा था कि रोहित शर्मा ने जो करा सही करा। आप हर बार फील्ड प्लेसमेंट्स को मतलब क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन आप पता क्या कर सकते हो, इंडिया की फील्डिंग को, जब उन्होंने कैचेस छोड़े थे उसकी बात अभी हम लोग आए करेंगे। बट नाउ लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट द बैटिंग कोलैप्स। तो बिफोर बैटिंग कोलैप्स, ये जो कैप्टेंसी का था, इसमें मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चंस आएंगे कि उसकी रेड बॉल कैप्टेंसी इज नॉट दैट गुड जितनी वाइट बॉल कैप्टेंसी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमेशा कंपैरिजंस जो है वो कोहली से ड्रॉ करे जाते हैं। इनफैक्ट पता मैं एक स्टेटस में ऐड करता हूँ, रोहित शर्मा जो है 2 साल में 3 होम टेस्ट हार चुके हैं। विराट कोहली 8 साल में 2 टेस्ट मैचेस हारे थे। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड MS धोनी 7 साल में 3 टेस्ट मैचेस हारे थे। तो ऑफ कोर्स वो चीज आप काउंट करोगे तो करोगी, बट मुझे लगता है कि विराट कोहली से कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं हम लोग। विराट कोहली की टेस्ट कैप्टेंसी एक अलग लेवल पे थी भाई, वो कंपैरिजन नहीं है मेरे लिए कोई भी। जस्ट लाइक हम लोग व्हाइट बॉल में कहते हैं कि रोहित शर्मा इज अ फार सुपीरियर कैप्टन, आई थिंक रेड बॉल में विराट कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। नहीं है, बट फिर आप धोनी से कर लो, कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट वही अगर वो अभी इफ वी हैपन टू विन द WTC फाइनल, सब चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। तो वही हम लोग एक मैच को निटपिक नहीं कर सकते इतना। नाउ एक्चुअली कमिंग टू द बैटिंग कोलैप्स, जो ये 46 पे ऑल आउट हुए हैं, आई थिंक काफी लोग अग्री करेंगे कि शायद उनकी नजरों में ये 36 ऑल आउट से ज्यादा बड़ा एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि हम अपने घर पे आउट हुए हैं टॉस जीतने के बाद। इस जो ये इतना बड़ा कोलैप्स हुआ है, एक जो सबसे पॉपुलर नैरेटिव है इंटरनेट पे, वो पॉपुलर क्यों भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्वियस लगता है सुनने में, कि क्योंकि कंडीशंस ओवरकास्ट थी, थोड़ी सी बॉल इधर उधर हो रही थी, उस चक्कर में इंडियंस जो है वो खेल नहीं पाए, स्विंग को एडजस्ट नहीं कर पाए। एंड ऐसे खेलेंगे तो हम BGT में कैसे खेलेंगे? क्या तुम इस नैरेटिव से एग्री करते हो? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बस कंडीशंस इतनी थी इसके वजह से हम लोग आउट हो गए, क्योंकि बहुत यार वो एक लेवल पे खेल रहे हैं तो ऐसी कंडीशंस में ऐसा पहले भी हो चुका है, और उस टाइम पे तो ऐसा आउट नहीं हुआ है। जब आप बाहर जाते हो तो कई बार आपको ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है जिसमें ऐसा कोलैप्स देखने को नहीं मिलता। मैं ये बोलूँगा कि जिस तरीके से कंडीशंस थी, आई थिंक हमारे प्लेयर्स ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करी। रोहित शर्मा स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हिम, जिस तरीके से वो पहली इनिंग्स में आउट होते हैं, बिकॉज ही इज द ओपनर, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। मतलब आई डोंट थिंक आप रिस्पेक्ट करते कंडीशंस को तो आप वो शॉट खेलने जाते जैसे वो खेलने गए और जिसके चक्कर में वो आउट हुए। तो मे बी जो आपका डिसीजन था कि आपको पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट बाय द टाइम वो 5th डे आता है तब आपको ही इस चीज़ के रिवॉर्ड्स रीप करने को मिलेंगे। उतना वेट ही नहीं कर पाए हम लोग, इतनी जल्दी आउट हो गए रोहित शर्मा खुद, क्योंकि इज द कैप्टन, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी अप फ्रंट आके। जब हम लोग तारीफ करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पर जब नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली क्रिटिसाइज भी करा ही जाएगा इस बात पे। तो मे बी अगर हमारे बैट्समैन थोड़ा रिस्पेक्ट और करते, आई वोंट से अबाउट एवरी बैट्समैन, क्योंकि सारे लोग वैसा आउट नहीं हुए, विराट कोहली वैसा आउट नहीं हुआ मारते हुए, बट रोहित शर्मा स्पेसिफिकली आई थिंक थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते कंडीशंस को तो वैसा आउट नहीं होते। अच्छा, लेट्स स्पेसिफिकली टॉक अबाउट रोहित शर्मा फर्स्ट, इसके बाद में बाकियों की बात करूंगा। रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुआ है, एक तो जो आजकल ये नया नैरेटिव बन गया कि इंटेंट का जो है, मुझे लगता है वो लिमिटेड ओवर्स में बहुत वैल्यूएबल है, बट टेस्ट मैचेस में आपको फ्री पास नहीं मिल सकता ये बोल के कि इंटेंट। तो ये फैंस जो नैरेटिव फैला रहे, पहली बात तो इसको रोको,
टेस्ट मैचेस में आपको विकेट पे टिक कर रन बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंट हर वक्त काम नहीं करता। तो आई थिंक देयर इज़ नो एक्सक्यूज जिस तरीके से वो आउट हुए। आई थिंक विकेट थ्रो करा गया है, क्यों थ्रो करा गया, उसके पीछे क्या कंडीशंस का हाथ था, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ऑफ कोर्स हम लोग रोहित शर्मा क्या सोच रहे होंगे उसको डाइव करने का ट्राई करते हैं उसके अंदर। जब बॉल इनिशियली हमने देखा था 2-3 ओवर में बहुत ज़्यादा सीम मूवमेंट ले रही थी, काफ़ी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था। आई थिंक ऐसे में एक टेंडेंसी क्या होती है एज अ बैटर, स्पेशली रोहित शर्मा की जो साइकी है कि मैं दबने तो वाला नहीं हूँ, मैं चढ़ कर ही खेलूंगा, मेरा गेम प्ले ही वही है। एंड आप स्विंग को जब भी काटना होता है ना, आप नोटिस करना जब इंग्लैंड में इंडिया बैटिंग करने जाती है, कोई भी कंट्री जाती है, एक बहुत ही नॉर्मल नोशन क्या होता है, बैटर क्रीज से आगे खड़ा होता है 2 कदम। क्यों होता है? ताकि ज़्यादा मूवी ना कर पाए बॉल। हाँ, क्योंकि आपने डिस्टेंस काट दिया बॉलर से अपने बीच का, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा बॉल को हिलने का टाइम मिलेगा। तो रोहित शर्मा स्टेप आउट जो कर रहे थे, मुझे लगता है बहुत हद तक उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि मुझे वो मूवमेंट काटना है। अब क्या रोहित शर्मा स्टार्टिंग पोजीशन से ही पिच के क्रीज के आगे खड़े नहीं हो सकते थे, बट दैट इज हिज गेम प्ले। वो स्टेप आउट करके ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे परहैप्स। जो शॉर्ट रन ने खेला वो लॉफ्ट करना चाह रहे थे क्लियरली, एक्सटेंड कर रहे थे आर्म को, वो आई थिंक वो इंटेंट वाली बात थी। एंड आई डोंट थिंक आई एग्री विद दैट। मुझे लगता है कि रन आने ज़्यादा जरूरी है। आई थिंक साइकी वगैरह सब ऑब्वियसली सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अगर ये चीज़ पुल ऑफ हो जाती तो हम लोग अल्टीमेट लेवल ऑफ प्रेजिंग होती उनकी। बट एट द सेम टाइम मैं वही कहूँगा कि वो एक अगर थोड़ा डिफेंड करके थोड़ा अपने आप को दबा के भी खेलना, फिर अल्टीमेटली कमिंग ऑन द विनिंग साइड, वो भी एक अलग लेवल की मेंटालिटी होती है जो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड ये टेंडेंसी होती है, पता है कि जब को पता ना दूसरे बॉलर्स चढ़ के खेल रहे हैं, तो वो होता है कि मुझे 1-2 रिलीज शॉट मारने पड़ेंगे कि मैं रिदम चेंज करूं पूरे गेम का। वो रिस्क लेना पड़ता है कई बार। तो रोहित शर्मा ने वो लिया, अगर वो पुल ऑफ होता जैसे कि तुमने कहा तो बहुत ज़्यादा तारीफ होती। बट अगर आप ऐसे आउट हो रहे हो, इट लुक्स वेरी अगली एंड इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। तो उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी के पास। बट जो बाकी तुमने कहा कोलैप्स जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि जो पॉपुलर नैरेटिव है कि ये बॉल मूव हो रही थी, स्विंग हो रही थी, इसलिए हम आउट हो गए, मैं इससे एग्री करता हूँ। ओके, मुझे लगता है ये गलत नैरेटिव है, क्योंकि मैं फैक्चुअली प्रूव करूंगा इस चीज़ को। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, कौन उसके बाद कौन था, ऋषभ पंत, केएल राहुल और विराट कोहली, ये हमारे मेन बैटर्स थे। इसके बाद जडेजा अश्विन आए थे, उनकी बातें बाद में करते हैं। इसमें से अगर आप देखो, ऋषभ पंत तो नॉट आउट ही थे, वो एंड में आके आउट हुए हैं। जो बचे बैटर हैं सिर्फ विराट कोहली और परहैप्स आप कह सकते हो कि नॉट इवन केएल राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी सबने अपना विकेट थ्रो करा है। रोहित शर्मा ने विकेट थ्रो करा है, यशस्वी जायसवाल ने विकेट थ्रो करा है, सरफराज खान ने विकेट थ्रो करा है भाई, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए हैं, मैं क्यों कह रहा हूं कि वो मतलब आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, बिकॉज कंडीशंस का कोई रोल है नहीं उसमें। आप डाउन द लेग साइड, जो कि बॉल आप चाहते तो मिस भी कर सकते थे, बट इट इज़ अ बाउंड्री बॉल, तो आपको मारना चाहिए ज़रूर। उसको आप ग्लांस मारने जा रहे थे, फ्लिक मारने जा रहे थे, टेक्स अ फाइन क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट फ्रॉम द बैट एंड विकेट कीपर पकड़ लेता है। जिस तरीके से शुभमन गिल अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट आउट हुए थे फर्स्ट इनिंग्स में, इफ यू रिमेंबर, जिस मैच उन्होंने बाद में 100 मारी थी। इसमें कंडीशन का कोई हाथ नहीं है, ये एक सॉफ्ट डिसमिसल माना जाता है, जिसमें आप बैटर को भी इतना कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा अनलकी भी थे, जो कि केएल राहुल रहते हैं मोस्टली। एंड अगर आप ऐसे एनालाइज करो गेम को, तो परहैप्स सिर्फ विराट कोहली को आप कह सकते हो कि जिस तरीके से वो आउट हुए भाई, मतलब इट वाज अ ग्रेट बॉल एंड कंडीशंस हैड समथिंग टू प्ले। एक्चुअली में इस बार विराट कोहली को ग्रेट बॉल मिली थी इस बार, तो हाँ भाई, मतलब उस बार तो कोई वो नहीं है कि इस बार रिएक्शन नहीं दिया था ना शायद फर्स्ट इनिंग्स में। रिएक्शन तो चलो हमेशा ही आता है, उसकी तो हम बात नहीं करूंगा। बट मुझे लगता है पर्सनली कि ये जितने भी विकेट थ्रो करे गए हैं, इसमें इंडियन बैटर्स का फॉल्ट ज़्यादा है, कंडीशंस पे इतना फॉल्ट है नहीं। और यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन आता है, ये क्यों देखने को मिला हमें एग्जैक्टली? क्या हम इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते थे? बहुत आराम से अवॉइड कर सकते थे मेरे हिसाब से। कैसे? ना खेलते ना वो शॉट्स, वो दिमाग में एक अप्रोच ही क्यों है कि हमें काउंटर अटैक करना है। पर ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। जो चीज़ हमने सेकेंड इनिंग्स में ऑब्टेन करी है ना, इतना तगड़ा खेल कर, हम वो भी नहीं कर पाते अगर हम इस अप्रोच से ना खेलते। तो मुझे लगता है ये 46 ऑल आउट होना एक बाय प्रोडक्ट है हमारे इस न्यू अप्रोच को लेते हुए, जो कि हमने ये रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के अंडर, गौतम वैसे अभी है, उनका कोई हाथ नहीं है, रोहित शर्मा के अंदर मोस्ट स्पेसिफिकली हमने जो है बैटिंग के साथ इंटेंट देखा है, उसका बाय प्रोडक्ट ये है। कई बार ऐसा होगा कि कोलैप्सेस होंगे, क्योंकि तुम खुद ही सोचो,
रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट होकर जरूरत थी उस चीज की नहीं थी। जायसवाल जिस तरीके से आउट होकर जरूरत थी नहीं, वो बॉल कितनी बाहर थी विकेट से, आराम से छोड़ सकता था। सरफराज खान जिस तरीके से क्लियर करना चाह रहे थे मिड ऑफ, कोई जरूरत थी उस चीज की नहीं थी, आराम से डिफेंड कर सकते थे उस बॉल को। पर रोहित शर्मा ने ये फ्रीडम दे रखी है सबको कि आप अपने शॉट खेलिए, उसके चलते हुए कई बार वो शॉट्स पुल ऑफ नहीं होंगे भाई, और आप वन ऑफ दोज रेयर डेज पे ऐसा कोलैप्स देखोगे होते हुए। सो अकॉर्डिंग टू यू इज दिस द राइट अप्रोच अल्टीमेटली? मुझे लगता है दिस इज एन अप्रोच इन द राइट डायरेक्शन बट इट इज स्टिल नॉट परफेक्टेड। उसको टाइम लगेगा परफेक्ट करने में। आई थिंक थोड़ा सा बैलेंस तो होना चाहिए। मतलब अगर आपको पता है कि मे बी सी, ये तो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि बैटिंग करना डिफिकल्ट था उस टाइम पर, तो हमेशा इट इज़ वेरी प्रोबेबल कि आपके जो शॉट्स जो यूजुअली पुल ऑफ हो जाते हैं वो शायद इस पिच पे शायद पुल ऑफ नहीं हो पाएंगे, इस कंडीशन में पुल ऑफ नहीं हो पाएंगे क्योंकि डिफिकल्ट था बैट करना। तो मे बी थोड़ा सा रिजर्व होके आप खेल सकते थे। यार मैं यही कहूंगा कि रोहित शर्मा ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा था, जब हमें पता था ना कि हम 350 रन पीछे हैं, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था फिर वहां से जीतना गेम को, तो आप यूजुअली थॉट क्या होता है, गेम बचाने के लिए खेलना है। कहता है कि हमारे पूरी टीम का अप्रोच ये था कि हम डरने के बजाय अब और ज्यादा फियरलेस हो गए थे इस वक्त। नथिंग टू लूज है, और हर किसी के पास मैंने फ्रीडम दे रखी थी, आपको जो शॉट खेलना है खेलो। ये जो कल्चर आप बना रहे हो ना, ये बेसिकली सेल्फलेसनेस और इंटेंट को ही प्रमोट कर रहा है, जो कि हम रोहित शर्मा से एसोसिएट करते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से। इसके चलते हुए जैसे जैसे शॉट्स हमें देखने को मिले, ऋषभ पंत और सरफराज खान ने जो शॉट्स खेले, विराट कोहली भी सेट होने के बाद स्टेप आउट करके छक्के मार रहा था भाई। वो चीज कहां से आ रही है भाई? ये लोग को पता है कि अभी भी हम लोग 200-250 रन पीछे हैं। एक विकेट गिरा, कोलैप्स एलिसिट हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा कोलैप्स वहां से। उसके बाद भी आप जो है बैठ के स्वीप पे मार रहे हो, कूद के। ऋषभ पंत ने तो कितने कूद के छक्के मारे हैं यार। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको ड्रेसिंग रूम से क्लियर इंडिकेशन है कि आप आउट हो गए तो कोई बात नहीं। जायसवाल जिस तरीके से आउट हुआ सेकंड इनिंग्स में, जब आगे आ रहा था स्टंप कर दिया, या बहुत रैश शॉट था, मिस जजमेंट था, पर उसको फ्रीडम है वो शॉट ट्राई करने। बट ये चीज थर्ड इनिंग्स में देखने में तब भी आसान लगती है ना, क्योंकि नथिंग टू लूज सिचुएशन है। जब पहले बैटिंग कर रहे हो, कहना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है। नथिंग टू लूज तो पहले इनिंग में भी था, फर्स्ट इनिंग में नहीं था ना। क्यों नहीं था भाई? पूरा मैच आपके 4 दिन 5 दिन, which means अभी there is no precedent set in your mind। अब आप टोन सेट करने वाले हो गेम का, तो आपके पास नथिंग टू लूज ही है। जब आप 300-350 रन पीछे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि आप बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में, बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से मैच पुल ऑफ करना। वहां पे मे बी आप ज्यादा फियरलेस, जो हम कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने कहा कि प्लेयर ज्यादा फियरलेस हो गए उस चीज को लेके, मे बी बिकॉज दे नो कि भाई अब मतलब कुछ ना कुछ करके हो सकता है आउटकम आ जाए, हो सकता ना है, हम लोग अपना गेम खेलेंगे। फर्स्ट इनिंग्स में तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने पहले बैटिंग ले ली तो आपके, और स्पेसिफिकली ऐसी कंडीशन में, तो मतलब आपने एक साउंड माइंड बॉडी के साथ एक डिसीजन लिया है। उसके बाद इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस चीज को बैक करोगे और एक बड़ा टोटल खड़ा करोगे। तो मे बी उस टाइम पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिजर्व होकर खेलना इसलिए ही चाहिए था क्योंकि और ज्यादा प्रेशर था आपके ऊपर। नहीं, मैं एग्री नहीं करता। मैंने जितना भी देखा इंडियन टीम को ओवर द इयर्स, ये दिस इज समथिंग वेरी न्यू। लोग ना बेसबॉल का बहुत हवा बनाते हैं, बट एक्चुअली में जो सेंसिबली क्रिकेट खेल के भी 4-5 के रन रेट से खेल रहा ना टेस्ट मैचेस, वो इंडिया है इस वक्त। बेसबॉल आसपास भी नहीं है इसके। मुझे पर्सनली लगता है कि सेकंड इनिंग्स में जो हमें देखने को मिला है, ये इतना बड़ा पॉजिटिव है ना इस गेम से, जो कि हमें अपनी विन्स में भी नहीं दिखता। ये बहुत ही एक पेक्यूलियर टेस्ट मैच है, बिकॉज ऑल्दो हम हारे हैं, ऑल्दो हम 46 पे ऑल आउट हुए हैं, देयर आर स्टिल सो मेनी पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस गेम, जिससे हमें कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, जो कि रोहित शर्मा ने भी कहा बाद में। ये जो फ्रीडम है, ये जिस दिन पुल ऑफ आप करोगे उस दिन आपको ऐसी चीजें होते देखने को मिलेंगी कि आपने 350 की लीड को भी ओवरकम कर लिया। देयर विल बी वन डे जहां पे आप नहीं कर पाओगे और सबके सब साथ में फेल करेंगे, और वो उस दिन पे आप 46 पे ऑल आउट हो गए। इस मैच की यूनिक बात यह है कि ये दोनों चीजें हमें एक ही मैच के अंदर होते हुए दिख गई, दोनों एक्सट्रीम्स हमें होते हुए दिख गए। क्या हमें इस इंटेंट को, इस अप्रोच को छोड़ देना चाहिए? आई थिंक छोड़ना नहीं चाहिए। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम परफेक्ट नहीं हुए इस चीज पे, पर इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। उसके चलते हुए अगर हम घर पे एक मैच न्यूजीलैंड से हारते हैं तो सो बी इट, ये फ्यूचर के लिए बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि ये सब रोहित शर्मा की कप्तानी में हो रहा है, या फिर कुछ लोग गौतम गंभीर को क्रेडिट दे देंगे। आई थिंक इसकी स्टार्टिंग विराट कोहली ने करी है। विराट कोहली ने करी है ये इंटेंट वाली चीज़। हाँ,
विराट कोहली की कप्तानी में ऑल्दो हमें इट वाज मोर अबाउट द बॉलर्स, हम बॉलर्स को फ्रीडम दे रहे हैं एंड वो अटैक करवा रहे हैं, वहां से फील्ड सेटअप ऐसी कर रहे हैं, इंटेंसिटी लेके आ रहे हैं. रोहित शर्मा के साथ इट हैज बीन मोर अबाउट द बैटिंग अप्रोच, बट वो जो माइंडसेट एक है ना फ्रीडम वाला, लिबर्टी वाला, वो आई थिंक विराट कोहली ने इंस्टॉल करा इस टीम के अंदर. आई थिंक ये चीज़, और ऑल्सो जो हम लोग कुछ चीज़ें पहले डिस्कस कर रहे थे, हमने लाइव स्ट्रीम में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि क्या यहाँ से मैच हमें ड्रॉ करने के लिए खेलना चाहिए या फिर जीतने के लिए खेलना चाहिए. और उसमें जो क्वेश्चन था कि ऑब्वियसली जीतने की खेलेंगे, वो चीज़ भी विराट कोहली के अंदर. हाँ, अब हमारे लिए इतना ऑब्वियस हो गया ये कि हमें तो जीतने के लिए खेलना है भाई, ड्रॉ तो ऑप्शन ही नहीं है. ये चीज़ भी विराट कोहली ने ही इंस्टॉल करी है. तो वो जो विराट कोहली ने 10 साल पहले जो चीज़ करनी शुरू करी थी, उसको फिर आगे लेके अब रोहित शर्मा जा रहे हैं. और उसके चलते हुए जो हमारा बॉलिंग का फेयरलेस अप्रोच था, वो बैटिंग में भी दिखना शुरू हो रहा है. एंड होपफुली आज से 3-4 साल बाद तक हम एक कंप्लीट डोमिनेटिंग टीम बन चुके होंगे, इवन इन दी ओवरसीज कंडीशंस, आई होप. पर ये मैं वही कहूँगा, इसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन था. ओके, नॉनदलेस हम लोग फर्स्ट इनिंग से जो एक पॉजिटिव जरूर लेंगे, विच इज ऋषभ पंत भाई. मुझे पता है कि वो भी इवेंचुअली आउट हो जाते हैं, बट जिस तरीके से उसने बैटिंग करी है, वंस अगेन वो लिबर्टी और नहीं मिल सकती अगर आप किसी और टीम में होते. तो आई थिंक लिबर्टी प्लस ऑल्सो वेरी ऑनेस्टली काफी रिस्पॉन्सिबली खेलता है भाई. वो कितना भी आप कह लो कि ये पूरा उधर अड़े टेढ़े शॉट मारा है, समटाइम्स ये भी होगा कि पुल ऑफ नहीं होगा और लगेगा कि भाई बड़े अजीब तरीके से आउट हो गया. बट यूजुअली जब भी वो क्लच सिचुएशंस आई है, जब इंडिया को नीड होती है किसी प्लेयर की, ऋषभ पंत हमेशा खड़ा होता है. इनफैक्ट तुम देखो दोनों इनिंग में ऋषभ पंत अपना विकेट थ्रो नहीं करा. तो जब भी वो रैश शॉट खेलता, बड़ा कैलकुलेटेड होता है उसके दिमाग में. वो हम लोग को देखने में लगता है कि ये क्या ऊट पटांग कर रहा है सब. अश्विन ने बोला ना भी अपनी एक वीडियो में क्या कि ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है जो कि दूसरी टीम और हमारी टीम दोनों को हार्ट अटैक देता है. तो एक्चुअली में वो है, बट इन हिज हेड ही इज वेरी कैलकुलेटेड यार. तो ऋषभ पंत ने जिस तरीके की बैटिंग करी है, आई थिंक हाईएस्ट स्कोरर था फर्स्ट इनिंग्स में भी वो, इफ आई एम नॉट, 22 रन थे ना, 22-30 रन कुछ थे उसके ऐसे. एंड उसके बाद चलो हम लोग थर्ड इनिंग्स की बात करते हैं, जब हम लोग बॉलिंग कर रहे थे, सेकंड इनिंग्स जब हम लोग बॉलिंग कर रहे थे. देखो यहाँ पे वंस अगेन एक जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट होने वाला है, वो था सचिन रविंद्रन टिम साउदी की जो पार्टनरशिप थी. बट मेरे अकॉर्डिंगली इस मैच को हम लोग और जल्दी क्लोज कर सकते थे अगर हमारी कैचिंग और बेटर होती. तो रोहित शर्मा ने 2 कैचेस छोड़े स्लिप पे. इट इज वेरी रेयर, मतलब मुझे लगता है पिछले 1-2 सालों में उसने जो स्लिप में फील्डिंग करी है, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने उसको कब कैच ड्रॉप करते हुए देखा है. शायद एक भी नहीं करा स्लिप पे उसने. आई थिंक हाँ, मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग ये था, क्योंकि हमेशा लोग ऐसा एसोसिएट नहीं करते रोहित शर्मा को, क्योंकि बिकॉज ही डज नॉट लुक अ सर्टेन वे कि स्लिप पे कर सकता है. बट ये चीज़ आई थिंक हमने गेस्ट को बुलाया था, उनने ये चीज़ कही थी कि स्लिप पे फील्डिंग करते हुए यूजुअली आपको सॉफ्ट हैंड्स चाहिए होते हैं. विराट कोहली हैज़ अ टेंडेंसी कि वो स्लिप पे काफ़ी कैचेस छोड़ते हैं, बिकॉज ही गोज एट इट, बॉल की तरफ जाते हैं. यूजुअली स्लिप पे आपको बॉल को आने देना होता है, यू जस्ट हैव टू रिसीव द बॉल. तो वो रोहित शर्मा उस चीज़ में काफ़ी अच्छे हैं, बट सरप्राइजिंगली इस मैच में नहीं थे. नहीं होता है, वही है ना कि जो चीज़ें बुरी चल रही है सारी एक साथ ही हो जाती है. हाँ, तो केएल राहुल का जो एक वो मिस जजमेंट हुआ था, ओ भाई हाँ, बॉल बगल से निकली थी, वो ऐसे कर रहा है, फिर भी विराट कोहली की तरफ देखा यार, मतलब क्लियरली केएल राहुल का कैच था. ऑल्दो मतलब वही लगता है, मुझे लगता है सही से साइट ही नहीं हुई उससे बॉल, क्योंकि ट्राई नहीं करने का. इट इज फाइन, ऐसा होता है. मैं डिट्टो ये कहना रहा था, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग कर रहे थे इस चीज की कि ये बैटिंग में भी डक करता है और फील्डिंग में भी डक कर रहा है. बट जो अगर वो कैच करने जाता और तब छूटता तो क्रिटिसिज्म बनता था. बट अगर वो कैच करने ही नहीं गया, दैट मीन्स, जो कि उसके यहाँ से आ रही है भाई, दैट मीन्स कि वो बॉल साइट ही नहीं हो पाई उससे. फिर उससे बाद में स्लिप पे कैच लिया भी था. अच्छा, आई थिंक नेक्स्ट डे पे लिया था स्टार्टिंग में. तो वही मैं केएल राहुल को भी क्रिटिसाइज करेंगे, अभी फर्स्ट इनिंग्स की बात करनी है उसकी, पर लेट्स नॉट गेट ओवरबोर्ड. जबरदस्ती हर जगह क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि हाँ, इट वाज अ एरर इन जजमेंट फॉर श्योर, बट होता है ऐसा कई बार. आई नो टॉप लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है, बट हमें थोड़ा एम्पैथेटिक होना पड़ेगा इस चीज़ को लेते हुए. रिगार्डलेस, उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से अश्विन और कुलदीप को टारगेट करा गया है, उसी के चलते अश्विन को उतनी बॉलिंग करने को नहीं मिलती, एज वी डिस्कस्ड. बट वंस अगेन जडेजा ने जिस तरीके की बॉलिंग करी है, भाई अश्विन ने अगर का दिन नहीं है तो जडेजा स्टेप अप करता है. एंड जडेजा के पूरे करियर का यही मुझे लगता है सीन है. वो बेचारा हमेशा अंडर शैडोड रहता है बाय अपना ये अश्विन. इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन विद द बॉल इन द फर्स्ट इनिंग्स. जसप्रीत बुमराह वाज लुकिंग गुड. मोहम्मद सिराज की बातें करते हैं. बाय द वे सिराज ने ज्यादा विकेट्स लिए हैं बुमराह से फर्स्ट इनिंग्स में. 2 विकेट लिए थे. क्या सिराज इज ही डूइंग इनफ फॉर अस टू से कि मतलब ही शुड बी अ कंसिस्टेंट प्लेयर इन द डीएसपी साहब का भाई एक तो मेन तो वही होता है कि कोई एग्रेशन दिखाया ना दिखाए.
सिराज के हमेशा कुछ ना कुछ फाइट अच्छा उसके भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है। नहीं भाई मैं तो बहुत खुश हूं सिराज जो है वो उन लोगों को आंखें दिखा रहा है और वो कर रहा है। नहीं मेरा मतलब ये तुम किस मुंह से क्रिटिसाइज कर रहे हो यार? क्या तुम इतने नाइव हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब जानबूझ के ऑन पर्पस करा जा रहा है? और ये सब अगर विराट कोहली करेगा तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, बट सिराज कर रहा तो अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है ही, अगर आपको ध्यान भटकाना है प्लेयर का तो ये चीज करनी पड़ेगी। अरे रिसेंटली अभी मुझे श्रीलंका वाले टूर में हुआ था जब बॉलर ने दिखा दी थी आंखें। हाँ भाई देखो, जब आपको पता है ना कि विकेट नहीं गिर रहे और रिदम बैट्समैन के फेवर में है, तो 2-3 तरीके होते हैं रिदम तोड़ने के। एक होता है जो कि ऋषभ पंत ने फाइनल में करा था, बैठ के गेम रोक दिया। अगर वो वैसा कोई सिचुएशन नहीं बन पा रही है तो आप फिर बैटर से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करके इंटिमिडेट करना शुरू करते हो। तुम्हें लग रहा है इसमें सिराज की ईगो है? भाई कोई ईगो नहीं है, ये सब थॉट आउट प्लान्स है। ईगो होती तो रोहित शर्मा मना नहीं कर देता। रोहित शर्मा की सुनेगा नहीं क्या सिराज? ये सब रोहित शर्मा विराट कोहली के जानते हुए उनके अंडर ही हो रहा है ये सब। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने ये चीज बोली भी थी कि जो हमारा 2024 का फाइनल था उसमें भी जाके प्लेयर्स ने जाके कॉन्फ्रंटेशन करने स्टार्ट कर दी थी क्लासन वगैरह से, कि ताकि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करें इन लोगों को। तो इट इज नॉट जस्ट कि टेस्ट क्रिकेट में हो रहा है, T20 में भी स्ट्रैटेजीज होती हैं भाई। इसमें सिराज को गाली देने का कोई पॉइंट नहीं, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो टीम के लिए वो चीज कर रहा है, ये सब दिमाग से खेल रहे हैं वो सब, ये सब इमोशन नहीं है यहाँ पे एक भी। बट सिराज का वही मुझे लगता है कि जैसे सेकेंड इनिंग्स में भी जब हम लोगों ने बॉलिंग करी, अश्विन को छोड़ के सिराज और बुमराह से 5-6-7 ओवर्स का स्पेल कराया कंसिस्टेंटली। क्या वहां पे सिराज का बॉलिंग करना इतना बनता था? जो कंडीशंस थे सरप्राइजिंगली मुझे लगता है पिच इतना डिटोरिएट हुआ ही नहीं, जो कि रोहित शर्मा का थॉट था कि हो जाएगा पहले दिन से, टॉस के टाइम से उसको लग रहा था ये। एंड उसके चलते हुए परहैप्स 2 पेसर्स को रखने का सेंस था, बट पॉइंट फिर से वही आएगा कि ना सिराज ने कोई विकेट लिया, ना ऐसा है कि बहुत ज्यादा रन रोक दिए। तो क्या आप अश्विन को ही नई बॉल से ट्राई करा सकते थे फिर, या फिर जल्दी ले आते? तो सिराज का हमेशा वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। ही इज दैट वन बॉलर इन आवर टीम राइट नाउ जो भी सबसे ज्यादा डूबियस लगता है लोगों को। हाँ, उसको लेके फिर सोचना पड़ेगा। कुछ टाइम से है ये चीज, हमने कुछ टाइम पहले भी ये चीज डिस्कस करी थी कि पिछले 1.5-2 साल से सिराज उतना थ्रेटनिंग लगा नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। मतलब वर्ल्ड कप से पहले जब एशिया कप था उसमें जब श्रीलंका को तोड़ दिया था, उसके बाद से वर्ल्ड कप बहुत अच्छा नहीं गया, उसके बाद से फॉर्म उतना कुछ खास अच्छा है नहीं। ऑब्वियसली हेयर एंड देयर कुछ गेम्स आएंगे जहाँ पे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा या इकोनॉमिकल रहेगा, बट ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस इन द लास्ट 1.5-2 ईयर्स बहुत कुछ खास रही नहीं है, जो कि सर्टनली एक क्वेश्चन मार्क है। एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू अप हिज गेम, क्योंकि आकाशदीप जैसे लोग जो हैं वो डायरेक्ट इन लाइन है। Correct. और अब तो आकाशदीप नहीं, अब तो भाई और प्लेयर्स आ रहे हैं ट्रैवलिंग रिजर्व्स में, मयंक यादव जैसे प्लेयर आ रहे हैं जो कि ऑब्वियसली तुरंत टीम के अंदर शायद ना आ जाएं, बट दे आर सर्टनली नॉकिंग ऑन द डोर कि उनके पास चांस है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो खड़े होंगे स्टेप अप करने के लिए। तो सिराज का यस थोड़ा डूबियस लगता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो थोड़ा दिखाना स्टार्ट करे वापस अपना। रिगार्डलेस जो हमारा थर्ड इनिंग्स का डिस्प्ले था, आई थिंक इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक, और ये मैच अगर हम जीत जाते तो ये एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिक विन होती। उसमें हम लोग ज़रा जल्दी से पहले तो रोहित शर्मा का निपटा लेते हैं कि क्या हुआ सीन, क्योंकि वही ना हमने कहा ना टॉस सही से जज करा, कैचेस छूट गए। अब जिस तरीके से इस इनिंग में आउट है वो भी लक तो ऐसे तक खराब था ना रोहित शर्मा के इस मैच में। इतनी सुंदर बैटिंग करते हुए जिस तरीके से वो प्लेड ऑन हुआ है, क्वाइट फ्रैंकली ही कुड नॉट हैव डन मच। आई थिंक मेरे को भी लगता है कई बार ना प्लेयर का जो रिएक्शन होता है उसको देख के आपको पता चल जाता है। बहुत रेयर होता है ऐसा जब रोहित शर्मा को आउट होते हुए देखते हो कि वो चिल्लाया, विराट कोहली की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ प्लस वो चिल्लाया था भाई, उसकी आवाज आई थी। तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आप रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को ऐसा करते हुए देखो, और जिस तरीके से आउट भी है वो, मतलब 1 सेकंड लगा उसे देखने में कि भाई ये बॉल चली गई क्या। तो भाई वेरी ऑनेस्टली प्लेड ऑन होते तो आप बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। बैटिंग रियली वेल, अगर वो टिका होता तो परहैप्स हम और रन ऐड करते। बट देन जो सरफराज खान और विराट कोहली ने बैटिंग करी है पूरे दिन, सरफराज खान ने तो आते ही जो स्वीप लगानी शुरू करी है, पता है उसने फिर कहा इंटरव्यू में, विराट कोहली भी लीडरशिप ग्रुप के पार्ट है, कहता है कि मैं विराट कोहली के साथ बैटिंग कर रहा था, विराट कोहली ने मुझे हमेशा बैक करा कि तेरे को जो तेरे शॉट्स है ना वो तू खेल, कोई टेंशन नहीं है, खुल के खेल। वंस अगेन मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ, ये अब तो गौतम गंभीर भी आ गए तो वो भी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो ये लीडरशिप टैंक है ना इन लोगों ने जो कल्चर इंस्टिल कर रखा है और जो लिबर्टी दे रखी है कि भाई तुम डरो मत, हम हैं संभालने के लिए, वो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है भाई।
उसी के चलते सरफराज खान तो जो बैटिंग कर रहा था इट वाज एग्जेम्पलरी, बट विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली है भाई, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था बंदा, लास्ट बॉल पे दिन की आउट हो जाता है। आई थिंक कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि इनिशियली स्टार्टिंग कुछ ओवर्स में लगा था विराट कोहली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रही है उनके लिए चीज़ें, बट वंस वो सेटल हो गए उसके बाद से जैसा उन्होंने खेलना स्टार्ट कर रहे थे कंफर्टेबल वो लगे, नियरली फ्लॉलेस भाई। या एंड वही ना, मैं यही कहने वाला था कि ऑल ओवर द ट्विटर या फिर सोशल मीडिया पूरा नोशन यही है कि ये पूरा जो केस है कि विराट कोहली बहुत ही अच्छा खेल रहा है एंड देन सडनली आउट हो जाता है बिफोर स्कोरिंग अ सेंचुरी, दिस सीम्स अ बिट टू सिमिलर जो हमने लास्ट टाइम जब उसका लीन पैच आया था तब देखा 70th सेंचुरी के बाद जो देखा था वो 80th सेंचुरी के बाद भी या कि वो खेल तो बहुत अच्छा रहा है, 70-80 उस टाइम पे भी मार रहा था, बट वो सेंचुरी नहीं आ पा रही थी। या मुझे पता है ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है, कुड बी वेरी रॉन्ग, कि विराट कोहली के खुद के दिमाग में भी ना वो सेंचुरी का हुआ बहुत ज़्यादा है, प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। ओके कि मेरे को वो सेंचुरी वाला मार्क हिट करना है, और वो जितना चेस कर रहा है ना मेंटली उतनी दूर भाग रही है वो चीज़। विराट कोहली इन हिज नॉर्मल माइंडसेट वुड हैव इजीली कन्वर्टेड दिस इनटू 100। अच्छा, विराट कोहली का भी ये भी ऐसा नहीं विकेट थ्रो करा है कोई, बॉल अच्छी थी, काफ़ी अच्छा स्किड ऑन करी है बॉल और एंगल के साथ सीधी निकल गई, इसीलिए वो एज ले गई है, वरना विराट कोहली वॉज प्लेइंग फॉर द टर्न। पर उसके बाद जो उसने DRS लिया है, ये चीज मैंने आई थिंक बांग्लादेश वाली सीरीज में ही बोली थी, अभी ये श्रीलंका वाली सीरीज में बोली थी, तुमने शॉट बनाया था उसको, उसमें मुझे गाली पड़ी थी, बट इट इज ट्रू। आप क्या प्रिटेंड कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि भगवान जो है वो आकर नीचे स्नीकोमीटर को चेंज कर देंगे? आपको पता नहीं है कि आपका एज लगा है। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि जो तुमने भी उस रील में बोला था, जब होता है एज तब वो ले लेता है, जब नहीं होता तब वो लेता हाँ, जब लेना चाहिए, जब वो नॉट आउट होता तब नहीं लेता DRS। अब पता है इसमें कुछ हद तक वो है ऑब्सेशन कि मुझे 100 करनी है, क्या शायद मैं बच सकता हूँ, क्या शायद वो एज नहीं लगा, उसके चक्कर में इनडायरेक्टली टीम का वो होता है भाई, रिसोर्सेस कॉम्प्रोमाइज होते हैं। आई थिंक डूबियस, बट ये वाली स्टेटमेंट भी इसलिए क्योंकि जब नहीं होता आउट तब क्यों नहीं लेता फिर? सही बात है, वो भी पॉइंट वही है ना कि यू आर नॉट श्योर योर सेल्फ कि आपने क्या करा है। बट ये एज वाली चीज मुझे देखने में थोड़ी अजीब लगती है, सिंस यू हैव प्लेड परहैप्स यू कैन टेल इट बेटर, कि एज लगता है तो पता नहीं चल जाएगा क्या? सुनील गावस्कर ने, उससे बड़ा तो कोई खिलाड़ी नहीं रहा टेस्ट मैचेस का हमसे पहले, उसने ये कहा था, एंड आई थिंक जितने भी लोग रहे उसके साथ कमेंट्री बॉक्स में सबने उस टाइम पे एग्री करा था, एज अ बैटर 100 में से 99.9 टाइम्स आपको पता होता है कि मैच करा है कि नहीं, चाहे कितनी भी फेंट है जो आपको पता होता है, वो 0.1 टाइम शायद ऐसा होता होगा कि आपको नहीं पता होगा। अगर विराट कोहली के साथ ही 1-2 बार हुआ होता ना तो मैं समझता कि शायद वो 0.1 जो वो % है उसमें लाई कर रहा है ये, पर ये हर बार हो रहा है, तो क्लियरली देयर इज समथिंग एल्स एट प्ले। एंड आप काइंड ऑफ कह सकते हो कि शायद कॉन्सेंट्रेशन लैप्स भी है परहैप्स, जो कि आप विराट कोहली से एसोसिएट नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या हेड स्पेस है विराट कोहली की। ये तो अजीब चीज ये होती है भाई, जिस कॉन्फिडेंस से वो रिव्यू लेता है तब तो लगता है अरे भाई पक्का पता है नहीं होने वाला, जैसे उसने रिएक्ट करा था ऐसे करके और फिर ऐसे रिव्यू लिया था, तब तो मुझे लगा था चलो इसे पता है भाई कि नहीं लगा, बट तक क्लियरली उस मैच लगा हुआ था। तो मतलब मेरा वही है यार, द डिसअपॉइंटिंग पार्ट अबाउट विराट कोहली का जो भी चल रहा है सीन, कई लोग कहेंगे मैं विराट कोहली हेटर हूँ, बट मेरा एक्चुअली में उल्टा है। आई जेन्युइनली वांट हिम कि वो, अभी हम लोग मुझे लग रहा है कल रात को तो डिस्कस कर रहे थे ये ऑफ द कैमरा कि विराट कोहली का आजकल मिडिल ऑर्डर में रन नहीं आ रहा है, इसलिए इंडिया का वो ज्यादा लगता है देखने में कि बीच में कोई प्लेयर है कि नहीं है, वो नए नामों पर रिलाई करना पड़ता है। अभी इतने सालों तक विराट कोहली रन मार रहा था तो हम सोचते नहीं थे इस बात को, तो उसमें कितनी बड़ी ग्रेटनेस उस बंदे की। बट वही चीज़ अभी अच्छी बैटिंग करते हो जब वो कन्वर्ट नहीं कर रहा ना। अच्छा, कई सपोर्टर्स कहेंगे विराट कोहली के कि भाई 70 रन तो मारे, इतना अच्छा खेला। एक्चुअली में अगर आप क्रिकेटिंग ड्रेसिंग रूम्स में रहे हो ना तो ये बात नहीं होती है। जब आप आउट होके आ रहे होते हो तो पवेलियन में सब ताली बजा देते हैं, बट उसके बाद डिस्कशन पता है क्या होता है? कोचेस यही बोलते हैं कि ये 50 होती है, इसको 100 में कन्वर्ट क्यों नहीं करा, चाहे आप किस भी तरीके से आउट हो। और ये हर लेवल पे होता है, और ये चीज़ विराट कोहली को किसी को बोलने की जरूरत नहीं, उसको खुद भी पता है ये चीज़। तो वो डेफिनेटली दिमाग में प्ले कर रही है, मुझे तो लगता है, क्योंकि विराट कोहली के साथ 100, विराट कोहली इज दैट वन गाय, मुझे ऐसा लगता है ओवर द इयर्स, जिसने वो एक टेम्पलेट होता है ना कि मुझे 100 कैसे मारनी है, वो क्रैक कर रखा है। और एक बहुत ही रियल चीज़ होती है एज अ बैट्समैन, अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो कोचेस भी आपको ना सिखाते हैं कि
जहाँ 100 मारो ना, विराट कोहली ने एक बार इंटरव्यू में कहा था 2016 में अपने, कि सबका ये होता है कि जब आप फेल कर रहे हो तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्या एरर्स हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। विराट कोहली ने कहा था कि अभी मेरा अच्छा पैच चल रहा है ना, तो मैं याद रखना चाहता हूँ कि मेरा मेंटल स्पेस क्या है इस वक्त, मुझे वो फीलिंग जो है ना वो फेमिलियराइज करानी है अपने सबकॉन्शियस से। वो बहुत बड़ी बात है जो उसने कही थी। एंड मुझे लगता है कि उसी के चलते हुए द वे ही क्रैक्ड द टेम्पलेट कि मुझे 100 कैसे मारनी है, हर किसी का अलग टेम्पलेट होता है डिपेंडिंग ऑन उनकी क्वालिटीज और बैटिंग की एफिशिएंसीज क्या है। जब वो चीज़ आपने क्रैक कर रखी है, अगर आप फिर भी 100 नहीं मार पा रहे हो, इट इज़ क्लियरली आपके दिमाग में अभी वो ऑब्सेशन है इस वक्त कि यार वो 100th मार्क क्लियर क्यों नहीं हो रहा, वो अनसर्टेनिटी आ चुकी थी। एंड बाय द वे क्योंकि उसने चीज क्रैक कर रखी है, दैट इज व्हाई यू सी कि विराट कोहली कितने भी गंदे फॉर्म में हो हमेशा रन मार रहा होता है। मे बी 100 ना मार रहा हो, मे बी 50 तो चलो मार ही देते, 100 ना मार रहा हो, बट वो रन हमेशा ही आ रहे होते हैं उसके, जो कि बाकी लोगों के लीन पैचेस में रन ही नहीं आएंगे। बट स्टिल क्योंकि उसने क्रैक कर रखा है इसलिए वो एक सर्टेन लेवल तक हमेशा पहुंच ही जाता है। मे बी सेंचुरी में कन्वर्ट ना हो, पर वो चीज़ है उसके साथ। एंड वही मैं कहूँगा, आई जेन्युइनली होप कि भाई विराट कोहली का जो बीजेटी आ रहा है ना, मैं पर्सनली आई एम नॉट होपिंग मच फ्रॉम द रेस्ट 2 मैचेस अभी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लग रहा अभी, बट आई जेन्युइनली होप कि बीजेटी में उसका फॉर्म आ जाए, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से ही WTC फाइनल में खेलने वाले हैं एंड वो ओवरसीज कंडीशंस ही होंगी। भाई अगर वो नहीं चलेगा ना WTC फाइनल में, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा डेंट होगा ये इंडियन टीम पे। क्योंकि अभी हम पंत की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, चलो पंत पे ट्रांजिशन कर जाते हैं। सरफराज खान पंत ने जो बैटिंग करी है, पंत आई थिंक इज राइट नाउ द बिगेस्ट एक्स फैक्टर दैट इंडिया हैज टेस्ट मैचेस में, प्रोबेबली। या जो हमने WTC फाइनल में जो हमें कमी खली है ना उसकी, वो हमें दिख रहा है इस वक्त, हमने क्या मिस आउट करा है। यहाँ पे हम लोग जब किसको खिला रहे थे, अभी तो दुबचिलो खिला था, उससे पहले क्या था नाम बंदे का यार जो KKR में खेल रहा था, KS भरत। कितना बड़ा डिफरेंस है यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत बड़ा डिफरेंस। बैटिंग में तो वैसे भी चलो कोई कंपैरिजन नहीं है उसका, बट एक प्लेयर है जो कि मिडिल ऑर्डर में आके आपके लिए इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एट द सेम टाइम व्हाट यू सेड कि एक एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि समटाइम बॉलर्स को नहीं पता होता कि ये कैसे बैटिंग करने वाला है, कैसे टाइप का शॉट खेलेगा, क्योंकि रैंडमली वो बहुत आराम से खेल रहा होता है, फिर एकदम से कोई ऐसा शॉट मारेगा जिससे लगेगा भाई क्या करा है इसने, और सिचुएशन के हिसाब से डर के अपना गेम चेंज नहीं करता। जो उसने छक्का मारा था, जो कि वो ऊपर स्टेडियम के बाहर 7 मीटर का छक्का, क्रेजी भाई, पेसर को लेट के मारा था छक्का। और यहाँ पे पता पंत के साथ साथ इसी कॉन्वर्सेशन में सरफराज खान और KL राहुल को लेके आते हैं, क्योंकि सरफराज खान ने जो बैटिंग करके दिखाई है, प्रेशर उसके ऊपर भी कम नहीं था। इनफैक्ट आई वुड आर्ग्यू KL राहुल से ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर है। राइट। जो बैटिंग पंत और सरफराज खान ने करी है, आप KL राहुल को किस मुंह से कोई एक्सक्यूज दे सकते हो अभी? आई थिंक पॉइंट एंड व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट KL राहुल, क्योंकि ये ओपिनियन है एक, क्या KL राहुल के नंबर 6 पे बैटिंग करना इज इट टू लो फॉर हिम? नहीं। एंड व्हाई इज दैट? अभी तो 100 मारी साउथ अफ्रीका में भाई, मारी, डेफिनेटली मारी, बट ओवर टाइम इफ यू लुक एट इट तो मोस्टली इस टाइम पे 53 मैचेस हो चुके हैं KL राहुल के टेस्ट मैचेस में, अगर आप जिसमें उसकी एवरेज 33 की है। एवरेज उसकी बहुत स्टीपली डिक्लाइन कर रही है और बहुत जल्दी कर रही है। इसमें एक और स्टार्ट बताऊं, पिछले 6 सालों में इंडिया में जो टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें शामी की बैटिंग एवरेज KL राहुल से ज्यादा है भाई, देख लो। 33.99 की एवरेज शायद शामी की एंड 29.99 की एवरेज इसकी। मैं वही कह रहा हूँ कि उसकी इतनी स्टीप डिक्लाइन हो रही है कि चलो ये तो होम में 20s में ही है अभी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी ओवरऑल टेस्ट की एवरेज 20s में चली जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग होगा, जडेजा से भी नीचे अभी। एंड फिर उसके बाद उसको टीम में रखना नियरली इम्पॉसिबल होगा कि आप किस बेसिस पे रख रहे हो उसको टीम में। अरे तुम खुद ही बताओ, अभी हम लोग बाहर जाएंगे, गिल वापस नंबर 3 पे आएगा, अभी नंबर 3 का कोई बैटर नहीं है। KL राहुल को आप लोग कहेंगे नंबर 3 पे क्यों नहीं खिला रहे हो? आई थिंक दैट शिप हैज सेल्ड। वो डायनामिक्स एकदम से पूरे चेंज नहीं करने लास्ट मोमेंट पे। प्लस गिल परफॉर्म कर रहा है भाई, कर रहा है परफॉर्म। हाँ, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नोशन है, गिल परफॉर्म नहीं करता, परफॉर्म कर रहा है वो बंदा। विराट कोहली डेफिनेटली स्टार्ट्स, पंत अब आप खिलाओगे ही खिलाओगे, कोई सवाल ही नहीं है। बचा नंबर 6 का, उसके बाद जडेजा, अश्विन या फिर कोई पेसर आएगा। नंबर 6 पे अगर आप इस वक्त लॉजिकली सोचो, क्या सरफराज खान का उतना ही हक नहीं बनता खेलने का जितना KL राहुल का बनता है? डेफिनेटली बनता है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ खिला लो, हक की बात कर लो। हाँ, डेफिनेटली बनता है। आई थिंक भाई अगर BGT नहीं होती है भी तो परहैप्स हम देखते हैं कि सरफराज खान को भी एक लंबा रन मिल सकता है, बट बिकॉज BGT आपको पता है KL राहुल ओवरसीज में उसकी 6 सेंचुरी आ चुकी है ओवरऑल अपने करियर में। ऑस्ट्रेलिया में शायद 2 सेंचुरी मार चुका है वो,
ओवरसीज आप हमेशा रिलाई करोगे एक ऐसे बैट्समैन पे जो कि पहले भी डिलीवर कर चुका है। सरफराज खान के लिए एकदम ही न्यू एनवायरनमेंट हो गई है, पर एट द सेम टाइम क्या 6 पे बैटिंग करना सिंस उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्वियसली हेयर एंड देयर काफ़ी टाइम बाद वो सेंचुरीज मारेगा ही कहीं ना कहीं, तो आपको लगेगा नहीं यार उसने सेंचुरियन में सेंचुरी मार दी तो अब तो उसको खेलना बनता ही बनता है। बट वो इतने टाइम्स फेल भी कर जा रहा है उसके पॉइंट पे कि आपको ऐसा सोचने में लगेगा कि नंबर 6 पे क्या एक अक्षर पटेल जैसा प्लेयर नहीं खेल सकता। अक्षर पटेल तो चलो मुझे नहीं पता नहीं क्या वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, बट मेन बात क्या है केएल राहुल का ना, एक तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा टारगेट करा जाता है केएल राहुल को एंड आई हैव अ लॉट ऑफ सिंपैथी, बट एक काउंटर नैरेटिव फिर ये भी बनता है हमेशा जब भी सवाल उठते हैं कि लास्ट 10 मैचेस की परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं है यार, वो स्टैट्स दिखाना शुरू कर देते हैं। भाई यार कब तक वो एक्सक्यूज दोगे? लास्ट 10 मैच की परफॉर्मेंस देखोगे तो कोहली की भी बुरी नहीं होगी, सेंचुरी आई होगी उसकी लास्ट 10 टेस्ट मैच में। पॉइंट वो है ही नहीं यार टेस्ट में, अगर यार क्या एक्सक्यूज है इस मैच में ना रन मारने का? कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई, और आपका विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड इसलिए था क्योंकि ऋषभ पंत तक जितने प्लेयर्स है सबने बैटिंग टॉप क्लास करी जैसी होनी चाहिए थी। उसके बाद जो 3 प्लेयर आए थे, एंड आई वुड इंक्लूड जडेजा, अश्विन आल्सो इन दिस, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रन्स आएंगे। अश्विन टू बी फेयर डिड नॉट थ्रो अवे हिज विकेट एंड इन फैक्ट ही वाज लुकिंग इन अ गुड टच टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब कुलदीप यादव के साथ वो बैटिंग कर रहे थे, अंपायर स्कोर पे फिर वो एलबीडब्ल्यू, जडेजा ने विकेट फेंका था अपना बैक फुट पे पुल मार। इन 3 प्लेयर से कुल मिला के 32-35 रन आए थे, जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड केएल राहुल के लिए तो हमने लाइव स्ट्रीम से पहले ये चीज बोली थी कि ये बहुत ही बड़ी इनिंग्स है इनके लिए, बहुत ही ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। सरफराज खान एक तरफ से रन मार रहे हैं, इंग्लैंड वाली सीरीज में भी इस लेवल पे नहीं कर रहा था, बट ही परफॉर्म डिसेंटली वेल फॉर अ गाय जिनकी पहली सीरीज थी इंडिया के साथ। केएल राहुल कंटिन्यूसली थोड़ा फेल करते हुए आ रहे इतने टाइम से, बहुत क्लच इनिंग्स हो सकती थी, एंड सब लोग ये कहते हैं कि केएल राहुल इंडिया के अंदर एक करियर डिफाइनिंग इनिंग्स लैक कर रहे हैं, जिनको देख के याद आ जाए कि यार केएल राहुल ने ये इनिंग्स मारी थी। अगर वो यहाँ पे नहीं करता, 199 में तो मारे थे, बट अगर यहाँ पे वो एक ऐसी सिचुएशन में खेल जाता है जिससे इंडिया, क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा था एक टाइम पे हमें लग रहा था कि हम लोग ऊपर आ चुके गेम में, हाँ, एंड हम लोग भी ये सोच रहे थे परहैप्स अगर ये लीड थोड़ी और लंबी हो जाती तो बॉलर्स के पास एक बेसिकली इतना टाइम होता, इतने रन्स देने को होते कि वो अश्विन से आप बॉलिंग करवा सकते हो उस टाइम पे, अगर आपके पास ज्यादा रन्स हैं, अफोर्ड कर सकते हो आप वो चीज। और वो लास्ट के 3 बैट्समैन से रन ही नहीं आया बिल्कुल, उसके चक्कर में बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया। भाई मैं तो जेन्युइनली मानता हूँ कि इस सीरीज में अगर केएल राहुल डज नॉट परफॉर्म तो बीजीटी में वी नीड टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स। ओ भाई 1-2 मैच में तो सरफराज को चांस मिलना चाहिए भाई, क्योंकि हम कब भाई मतलब मुझे तो लगता है कि WTC में भी कंडीशंस विल नॉट बी मच डिफरेंट, बॉल हिल रही होगी वहां पर भी, इंग्लैंड में लॉर्ड्स में मैच हो रहा है। कब तक आप केएल राहुल को बैक करोगे यार? कभी तो परफॉर्मेंस आनी पड़ेगी। प्लस एक वो भी नोशन आएगा कि सरफराज खान कभी ना कभी तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा ना। हाँ अब नहीं तो कब, हाँ अब नहीं तो कब, पर एट द सेम टाइम फिर वो क्वेश्चन आएगा कि WTC सिनेरियो थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है तो आप सेफर ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे। एंड हाँ उस पे अभी आते हैं हम, ये लास्ट पॉइंट को समअप करते हैं। आई थिंक केएल राहुल के लिए वही है कि अब इट्स वेरी थिन भाई, अब आपको हर मैच में परफॉर्म करना है इफ यू वांट टू स्टे इन द टीम। क्लोजिंग नोट पे वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया अगले मैच के लिए। आई डोंट गेट व्हाई क्यों लाया गया उसे। और मोहम्मद शमी ने 1 घंटा बॉलिंग करी मैच खत्म होने के बाद अभिषेक नायर को, तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन कि परहैप्स वो बीजीटी के लिए फिट हो सकते हैं, विच वंस अगेन पोजेस द क्वेश्चन कि क्या सिराज एक रेगुलर स्टार्टर होंगे कि नहीं। वॉशिंगटन सुंदर को क्यों ऐड करा गया है, एक परहैप्स रीजन हो सकता है कि बीजीटी की तरफ देखते हुए लास्ट टाइम भी वो बीजीटी के लिए गए थे ओवरसीज। दूसरा रीजन हो सकता है क्या एक इंडिकेशन है कि हमें अब टर्नर्स मिलने शुरू हो जाएंगे अगले 2 मैचेस के लिए। अच्छा ओके, बट आई थिंक ईदर वे अगर टर्नर्स मिलेंगे तो भी अक्षर पटेल वुड बी द गाय जो कि पहले लाइन में आएगा। आई थिंक वो लोगों को लूप में रखने के लिए लेके आ रहे हैं। ओके वही रीजन होगा परहैप्स। उसने बाय द वे भी सेंचुरी मारी है वॉशिंगटन सुंदर ने। आई वुड लव टू सी अ रैंक टर्नर इन द नेक्स्ट 2 मैचेस। 1 साल हो गया नहीं दिखने को मिला भाई। मैं तो चाहता हूँ दिखा दो, क्योंकि अभी WTC भी लाइन पे है। एंड नाउ अब हम लोग WTC क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बातें कर लेते हैं, क्योंकि पता है यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। इस सीरीज के शुरू होने से पहले नैरेटिव क्या था, अगर हम 3-0 जीत जाएंगे बीजीटी में कोई सरदर्दी नहीं है, सिर्फ 1 मैच ड्रॉ करना है, बाकी चारों के चारों हार जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मैच हम हारे हैं सिर्फ अभी, और पूरा सिनेरियो बदल गया भाई। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है, इंडिया का जो पहले इस सीरीज शुरू होने से पहले जो पॉइंट परसेंटेज थी वो थी 74.24, टॉप पे थे हम लोग। अब इस हार के बाद 68.06 हो चुकी है वो विन परसेंटेज, तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिक्लाइन आ गया एकदम से, ऑलमोस्ट 6 पॉइंट से डिक्लाइन आ गया। इसके चलते हुए अब जो बचे हुए 7 मैचेस हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया 2 न्यूजीलैंड, हाँ सोचो में कितने जीतने हैं? 4
5 मैचेस जीतने हैं। हाँ, और 2 हार सकते हैं अगर हमें दूसरों के मैचेस के पे डिपेंडेंट नहीं रहना तो। विच मीन्स कि हमें अल्टीमेटली बीजीटी जीतनी पड़ेगी। हाँ, 3 मैचेस वहां जीतने पड़ेंगे या फिर आप सिर्फ 1 मैच हारो और 4 मैच जीत जाओ और 2 मैचेस ड्रॉ कर दो, तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर टीम्स। अगर आप, विच मीन्स कि आप मैक्सिमम 2 ही मैचेस हार सकते हो, और वो भी तब जब आप बचे 5 जीतो तो। अगर इससे ज्यादा कुछ भी होता है ना, तो फिर हमें प्रे करना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका ज्यादा मैचेस ना जीते, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर अपने बचे हुए 6 के 6 मैचेस जीत गए तो वो टेबल टॉप कर जाएंगे, और फिर अगर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीतती तो इंडिया बाहर हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया सेकंड हो जाएगी। इंग्लैंड कैचअप ना करे, न्यूजीलैंड कैचअप ना करे, श्रीलंका कैचअप ना करे, हमें फिर उसके लिए प्रे करना पड़ेगा, हम बाकी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर हमें अपने रिजल्ट अपने हाथों में चाहिए तो हम मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 ही मैचेस लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं, दैट टू गिवन कि फिर हम बचे 5 मैचेस जीत के आए। चलो, अच्छी चीज़ ये है, हम जो पहले सोच रहे थे कि अगर हम लोग ये व्हाइट वॉश कर देंगे तो हमारे पास कोई मोटिव नहीं होगा बीजीटी में। अब पूरा मोटिव है। पर यार इट इज वेरी सरप्राइजिंग टू से कि एक मैच से एकदम से सिनेरियो बदल गया यार, कितना टाइट है। टाइट और काफी वेरी ऑनेस्टली एक्साइटिंग भी है। टेस्ट क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज की, भाई ये चीज प्रेशर बना रहे ताकि रिजल्ट आते रहे, तो हर मैच की वैल्यू हो। ऑल्दो इन सेइंग दैट मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया शुड क्वालिफाई, एंड मुझे लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही फाइनल होगा। आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर इन दोनों में से कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं करती तो। बट इन सेइंग दैट अब एक्चुअली में एवरी सिंगल गेम काउंट्स, क्योंकि आप ये छोड़ के नहीं जा सकते टैंक में कि हम लोग 3 मैचेस तो बीजीटी में जीत जाएंगे। इट इज टू मच टू आस्क। तो ये 2 मैचेस जो अगले न्यूजीलैंड के साथ होने वाले हैं ना, ये बहुत क्रूशियल हैं भाई। बाय चांस इसमें से एक मैच ड्रॉ भी हो जाएगा ना, सारा का सारा प्रेशर हमारा बीजीटी के ऊपर आने वाला है। क्वाइट फ्रैंकली मुझे लगता नहीं कि हम बीजीटी में जो है 3-0 या 4-0 या 3-2 भाई ऑस्ट्रेलिया के घर पे है, एटलीस्ट एक मैच तो लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। एटलीस्ट 2 तो जीतने चाहिए भाई। चलो 2 ले लो, मैं तो एकदम पॉजिटिव सिनेरियो ले रहा हूँ, एक तो जीतेंगे विच मींस कि आपको 6 में से 5 मैच जीतना है। चलो 2 ले लिया तो विच मींस आपको 5 में से 5 मैच जीतने हैं। करेक्ट। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इनके लिए एक्चुअली में। एंड सो इसी के चलते हुए जो वॉशिंगटन सुंदर का इंक्लूजन हुआ है, मैं अगर वही डॉट्स कनेक्ट करूं, आई होप कि इससे हमें कुछ पता चले कि रैंक टर्नर देखने को मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि फिर एक काउंटर थॉट ये भी होता है कि अभी हमें ऑस्ट्रेलिया जाना, तो रैंक टर्नर्स अभी क्यों बना रहे हो, प्रैक्टिस करो ना यहाँ पर अभी बात क्वालिफिकेशन की है यार। अभी ये 2 मैचेस जीतने बहुत जरूरी हैं। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया को अगले बचे जो 2 मैचेस हैं सिवियरिटी के साथ आना चाहिए, मॉडिफाई द कंडीशंस इफ नीड बी, क्योंकि अभी मुंबई में मैच होगा, पुणे में मैच होगा। मुंबई में तो रेड सॉइल है, आप बना सकते हो भाई अच्छी विकेट, टूटे जो अच्छे से। लेट्स होप। एनी लास्ट थॉट्स ऑन WTC में क्या होने वाला है फाइनल्स में? आई ऑल्सो थिंक कि अल्टीमेटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही होगा, बट डू यू थिंक अब बाकी 2 टेस्ट मैच जीत रही इंडिया? मुझे वही लगता है कि ऐसा हो सकता है सिनेरियो कि इंडिया के जो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो इंडिया फुलफिल ना कर पाए, लेकिन बाकी टीम्स भी नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा अनरियलिस्टिक है उनके लिए भी। जैसे साउथ अफ्रीका 6 में से 6 जीत जाए, थोड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया शायद ये क्राइटेरिया फुलफिल ना भी करे, एक मैच से शायद चूक भी जाए, तो भी मोस्ट लाइकली क्वालिफाई कर जाएंगे, बिकॉज बाकी सारी टीम्स तो परफेक्ट नहीं रहने वाली। बट अगर हमें इंडिपेंडेंट रहना है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टास्क। आई थिंक बॉर्डर लाइन इम्पॉसिबल है इस वक्त, बहुत मुश्किल होने वाला है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में हमें मिराकल करना पड़ेगा फिर। रिगार्डलेस, आई थिंक यहाँ से हमने सारी बातें जो कि इंडियन टीम से रिलेटेड थी वो कर ली हैं। अब जो IPL में ट्विस्ट आ रहे हैं उनकी जरा बातें कर लेते हैं। सबसे पहले जल्दी से IPL ऑक्शन के ऊपर अपडेट, कहाँ ये होने वाला है और कब होने वाला है। जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंगली रियाद में ये लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। हाँ, सऊदी अरेबिया भाई शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं वहां पर। एंड 24, 25 या 26 इनमें से 2 डेट्स में होगा, नवंबर में ही, विच मीन्स अभी हार्डली 1 महीना रह गया है। अपेरेंटली सिंगापुर, लंदन, वियना, भाई वियना का नाम सुनकर मिला, ये कौन सी जगह निकाल रहे हैं भाई ढूंढ के। इन सारी जगहों को भी कंसिडर करा जाता है। आई थिंक जेडा करके एक जगह भी है सऊदी अरेबिया में, तुम्हें ज्यादा पता होगा, नहीं पता मुझे। तो वो भी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, वो भी कंसिडर करी जा रही थी, लेकिन रियाद बीइंग द कैपिटल मोस्ट लाइकली उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। एक और रीजन पता है, लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पे अभी कई सारे इवेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। अभी कोई शायद बॉक्सिंग UFC का इवेंट हो चुका है, फुटबॉल इतना पॉपुलर हो रही जगह पे, वो बेसिकली रियाद को एज अ हब बना रहे हैं कि यहाँ पे सारे इवेंट्स कराएंगे।
प्लस बीसीसीआई को ये भी लग रहा है कि यहाँ पे इसी के चलते हुए बहुत सारे मैन ऑफ इम्पोर्टेंस होंगे इन पावरफुल पोजीशंस। क्या पता रोनाल्डो देखने को मिल जाए हमें ऑक्शन में। उसकी बात नहीं हो रही है, बिजनेसमैन की बात हो रही है भाई। क्या मतलब रोनाल्डो बिजनेसमैन की बात हो रही है, तो वो शायद परहैप्स डीलिंग में और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में हेल्प करे बीसीसीआई को। एक नेटवर्किंग जोन बन चुका है बेसिकली वो। तो एक वो इंक्लिनेशन है। ऑल्दो सरप्राइजिंग बात ये है, सारी फ्रेंचाइज ने कहा हमें इंडिया में चाहिए ऑक्शन। ओह, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं आप हमसे एक्सपेक्ट करो कि हम 31 अक्टूबर तक रिटेंशंस दे दें, उसके बाद आप हमें बताओगे कि हमें नवंबर में कब जाना है रियाद। हम लोग अपने जितने भी डेलीगेट्स हैं जो कि वहाँ ऑक्शन के लिए जाएंगे, वो हर टीम कह रही है हम कैसे कब बुकिंग कराएंगे, कब फिगर आउट करेंगे किसको जाना है किसको नहीं जाना, स्ट्रैटेजी भी बनानी है फिर बैठ के ऑक्शन की। इतना सारा काम हम इतनी जल्दी कैसे कर लेंगे। इनफैक्ट एक और इशू इसमें ये भी आ रहा है कि 31 अक्टूबर तक रिटेंशन लिस्ट आएगी, उसके बाद सारे प्लेयर्स को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑक्शन के लिए, जो हमेशा होता है कि मुझे ऑक्शन में अपीयर करना है। उसके बाद बीसीसीआई टीम से पूछती है कि आपको इनमें से कौन से प्लेयर्स चाहते कि ऑक्शन में आए। तो मान लो कि 5,000 लोगों ने करा है, तो उसमें से सिर्फ 1,000 लोग आ रहे हैं ऑक्शन में प्लेयर्स। ओके, तो वो पूरा प्रोसेस में इतने सारे नामों को करने में उसमें भी टीम का इनपुट जाएगा, तो टीम को उसके लिए भी काम करना है। 20-25 दिन में कैसे सब कुछ हो जाएगा, सब कैसे कर लोगे भाई इतना सारी चीजें। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑक्शन पोस्टपोन भी हो जाए। मेन इशू पता है क्या आ रहा है, ये 24, 25, 26 वाले जो डेट्स हैं, इसके अराउंड द सेम टाइम पहला टेस्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी शुरू हो जाएगा। ओके, और वो भी हॉटस्टार डिस्प्ले करने वाला है और ये भी हॉटस्टार करने वाला है डिस्प्ले, जो अपना ऑक्शन है। तो वो भी है कि हॉटस्टार भी चाहता है कि अलग अलग टाइम पे हो। ऑल्दो आप आराम से उसको चेंज कर सकते हो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा, एंड ऑल्दो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया को सुन के ऐसे वेस्ट समझ में आता है और अपने रियाद को सुन के थोड़ा ईस्टर्न वर्ल्ड समझ में आता है, बट रियाद इज रिलेटिवली वेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो टाइमिंग्स को आप थोड़ा सा मैनेज कर लोगे सेम दिन पर भी, बट वो व्यूअरशिप पे फिर इफेक्ट आएगा ना, ओवर सैचुरेशन हो जाएगा। तो अपेरेंटली सारी पार्टीज जो है, स्टेक होल्डर्स जो है, वो चाहते हैं कि अलग अलग दिन पे हो और ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से पहले हो जाए ऑक्शन। तो बीसीसीआई को बहुत सारा काम करना है, घिचपिच हो सकती है। तो लेट्स होप कि हमें टाइमली अपडेट्स मिले। आई थिंक ये चीज़ अननेसेसरली बहुत डिले करी गई है। ऑल्दो जो रूल्स निकाल के आए हैं ऑक्शन के वो मास्टर स्ट्रोक थे, मैं मानता हूँ, पर शायद थोड़ा और जल्दी करे जा सकते थे, जिसके चलते हुए ये काम थोड़ा और आसानी से हो जाता। तो ये तो बात हो गई कि कब होने वाला ऑक्शन, क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी इससे। बट जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, और ये आई थिंक सबसे बड़ा टॉप पॉइंट होने वाला है पॉडकास्ट का, जो एसआरएच ने करके दिया है, क्लासन को 23 करोड़ में रोका है, वो 23 करोड़ में कैसे रोका है, ये जो रूल आया जरा उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग हर टीम की बातें करेंगे, और ये हर टीम की जो बातें होंगी ना, एसआरएच, केकेआर, सीएसके, एमआई, आरसीबी, ये सब जो है ना आपस में रिलेटेड होने वाली है। तो स्किप मत करना अपनी टीम के पास जाके कि समय से इसका पता चल जाए, समझ में नहीं आएगा, वरना वो सब को रिलेटेड है। एक बंदा यहाँ से हिलेगा तो दूसरा बंदा वहां जाएगा। ये जो रूल है ये पहले भी एग्जिस्ट करता था कि आपने रिटेंशन स्लैब्स दे रखे हैं, लेकिन आप फिर अपनी मर्जी से चाहो तो उसको पैसों को डिवाइड कर सकते पहले करता था ये था, पर जो ओवरऑल कैप लिमिट है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इस बार जब ये नए रूल्स लाए गए थे, जो डॉक्यूमेंट लाया गया था जिसमें नंबर 7 पे वो धोनी वाला रूल लिखा हुआ था अनकैप्ड प्लेयर का, उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं था। तो पब्लिक अज्यूम कर रही थी इंक्लूडिंग अस कि ये नहीं होने वाला है इस बार जो रिटेंशन स्लैब्स है वो 18, 14, 11, 18, 14 है। टर्न्स आउट बीसीसीआई ने चीज पब्लिक करी नहीं थी और टीम्स को ये सब पता था। फर्स्टली भाई बीसीसीआई क्यों नहीं करी पब्लिक? हाँ, इतनी काफी अच्छा रूल था ये, जो कि ये लोग बड़े आराम से कर सकते थे, बट क्योंकि ये चीज़ आई रिमेंबर हमने ये चीज़ एक्सपेक्ट भी करी थी कि चीज़ होनी चाहिए कि आप अपना जो क्लब्स है उनको खुद का दिमाग लगाने दो। आप क्यों स्पून फीड कर रहे हो कि आपको इनको इतने पैसे देने, इनको इतने पैसे देने, उनको अपने हिसाब से करने दो। ऑब्वियसली यहाँ पे सरदर्द बढ़ेगा ही बढ़ेगा फॉर टीम्स लाइक स्पेशली मुंबई इंडियंस, जिनके सारे प्लेयर्स ही 25 करोड़ मांग रहे हैं। मैं डिसएग्री करता हूँ, मुझे लगता है ये चीज़ केकेआर और मुंबई के लिए बहुत अच्छी हो गई है। ओके, उसको भी करेंगे ब्रेकडाउन। अच्छा, इसमें रूल में मेन कैच पता क्या है? 75 करोड़ टोटल था 5 प्लेयर्स का, 18, 14, 11, 18, 14। ये 75 करोड़ जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ऐसा नहीं है कि जो आपने 5 प्लेयर रिटेन करे उनकी सैलरीज मिला के एग्जैक्टली 75 करोड़ ही होनी चाहिए। आप चाहो तो 80 करोड़ में भी डील कर सकते हो। फिर जो बचे हुए 5 करोड़ जो आपने एक्सीड कर दिए हैं वो आपकी रिमेनिंग पर्स से डिडक्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 जो रिटेंशंस हैं वो आपको 75 करोड़ में ही करनी है। आप चाहो तो 100 करोड़ लेके कर लो, अपना सबको 20 करोड़ दे दो,
लेकिन फिर ऑक्शन में आओगे तो सिर्फ 20 करोड़ बचे होंगे आपके पास। अच्छा अच्छा। तो ये आपकी मर्जी है आपको कैसा करना है। वो 75 करोड़ का जो मार्क है उसको आप एक्सीड कर सकते हो। कैच पता क्या है, अब लोग कहेंगे फिर रिटेंशन स्लैब का पॉइंट क्या है, तुम्हें भी शायद ये क्वेश्चन आया होगा। अगर मैं अपने मर्जी से प्लेयर्स को पैसे दे सकता हूँ और जितना चाहे दे सकता हूँ, तो फिर रिटेंशन स्लैब्स का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है भाई, अगर मान लो कोई बहुत तगड़ा नेगोशिएटर है, उसने 5 रिटेंशन कर ली 60 करोड़ के अंदर, 15 करोड़ बच गए, तो 15 करोड़ जो बचे हुए हैं वो ऑक्शन पर्स में नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, वो फिर कटेंगे फिर भी 75 करोड़ ही हैं, क्योंकि आपने 5 अटेंशंस करी हैं, तो वो 18 14 11 18 14 माना जाएगा। ये तो थोड़ा गंदा रूल है भाई। फिर गंदा है मतलब ये नहीं, गंदा नहीं है एक्चुअली में भाई। अगर किसी टीम की इतनी तगड़ी वो नेगोशिएटिंग पावर है, स्किल्स है इतनी तगड़ी कि वो सबको 60 करोड़ में सबको रोक लिया, तो करो फिर भाई। आई थिंक फिर वही, इससे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगी दोबारा। मतलब ये मुझे लगता है कि बीसीसीआई चाहती है कि हम एक बैलेंस दे बिटवीन ऑटोनॉमी, जो कि मतलब फ्रीडम देना फ्रेंचाइज को कि कैसे डील करना है, एंड ऑल्सो इंश्योरिंग एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। मे बी बिकॉज अगर हम लोग जैसे पंजाब और मुंबई का एग्जांपल है, मुंबई के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि वो 75 करोड़ में भी सबको रिटेन कर ले, और पंजाब के लिए बहुत ईजी होगा कि वो 50 करोड़ के अंदर 5 प्लेयर रिटेन कर ले। परहैप्स बिकॉज ऑफ परहैप्स हो सकता है। प्लस फिर ये वाली बात भी आ जाएगी कि कितने बड़े प्लेयर आप एग्जैक्टली ऑक्शन में एक्सपेक्ट करोगे भी, तो वो भी लोग चाहते हैं ना कि बड़े प्लेयर आए ऑक्शन में। तो मुझे लगता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो मैंने 3 प्लेयर जो है 30 करोड़ में रिटेन कर लिए, अब मेरे पास 45 करोड़ और बचे हुए हैं। अगर मैं बचे 2 प्लेयर्स को भी 10-10 करोड़ में रिटेन कर लूँ, तो 25 करोड़ जो मेरे बचे वो फिर भी मेरे कटेंगे, मुझे यूज़ करने को नहीं मिलेगा वो। तो उससे अच्छा मैं अपने प्लेयर्स को जिनको मैं रिटेन कर रहा हूँ उसमें और पैसा बांट दूँ, तो प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है एक तरीके से। जो आपके मार्की प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल रही है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि भाई आप 75 करोड़ को एक्सीड तो कर सकते हो, पर अगर कम कर दोगे उससे तो आपको कोई इसके लिए कोई अवार्ड नहीं मिलेगा कि आपने अच्छा नेगोशिएशन करा, के कटेंगे फिर भी 75 करोड़ ही। मतलब अगर हमने 75 करोड़ में 5 पे रिटेन नहीं करे और 3 ही कर रहे हैं, तो जो रेस्ट ऑफ मनी होगा वो तो जाएगा ना। नहीं, तो फिर वो भी रिटेंशन स्लैब के हिसाब से होगा कैलकुलेट। अच्छा ओके। मान लो हमने 3 प्लेयर रिटेन करने हैं सिर्फ, तो फिर हमारा पर्स कितना हुआ? 18 + 14 32 + 11 43 करोड़। तो अगर मैंने 43 करोड़ का 3 प्लेयर का मेरा बजट है, मैंने 35 करोड़ में कर लिए तीनों को रिटेन, तो मेरे 8 करोड़ फिर भी कटेंगे, वो ऐड नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, समझ रहे हो? तो वो रिटेंशन स्लैब्स का पॉइंट ये है फिर कि वो आपको बता दे रहा है कि आपका टोटल स्पेंड लिमिट क्या है उतने नंबर ऑफ रिटेंशन के लिए। अगर मुझे सिर्फ 3 रिटेंशन करने तो 18 14 11, अगर मुझे 5 करने तो 18 14 11 18 14, उसी लाइन में। हाँ, अच्छा, आई थिंक उसी लाइन में होने वाली है। तो वो पैसे बचा के कोई कुछ नहीं मिलने वाला। बेसिकली आप एक्सीड कर लो जितना करना है, बट अगर उससे कम करा तो पैसा जाएगा ही जाएगा। आप ही का नुकसान है, वो बीसीसीआई वापस ले लेगी पैसा। तो इससे अच्छा प्लेयर्स को दे दो, उनको भी खुश कर दो थोड़ा सा। तो आई थिंक फर्स्टली आई थिंक इट्स अ ग्रेट, प्लेयर्स के लिए भी अच्छी चीज है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मॉनेटरीली, ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा उनको। एंड सो कीपिंग दैट इन माइंड, अब आते हैं हम जरा टीम्स की बातें करते हैं। सबसे पहले जरा एसआरएच की बातें कर लेते हैं। जो इन लोगों ने 23 करोड़ क्लासन को दिए हैं, बहुत ही डिवाइडिंग ओपिनियंस रहे हैं इसके लिए। तो कई लोग कह रहे हैं अनडिजर्विंग था, वेस्ट कर दिया पैसा, कई लोग कह रहे हैं नहीं ठीक था। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? क्योंकि मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इस चीज के ऊपर लेके। सी, क्लासन प्रोबेबली राइट नाउ इज द सेकंड बेस्ट T20 बैट्समैन कह सकते हैं आफ्टर सूर्य कुमार यादव। कई लोग कहेंगे बेस्ट, फर्स्ट भी कह सकते हैं लोग, जिनको बनना है भाई वो बनना है जिनने। नहीं, आई थिंक इट्स अ फेयर आर्गुमेंट। हाँ ठीक है, मतलब कह सकते हैं। आई स्टिल थिंक सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है, बट मैं यही कहूंगा कि अगर आप 23 करोड़ दे रहे हो तो मतलब आपने काफी एक अच्छा अमाउंट जो है ऑलरेडी उसको दे दिया है। एंड क्या जो बाकी प्लेयर्स हैं लाइक ट्रैविस हेड, लाइक पैट कमिंस को, चलो ये लोग देंगे अच्छा खासा पैसा देंगे पैट कमिंस को भी, बट अगर आप क्लासन जैसे प्लेयर को 23 करोड़ दे रहे हो, आई थिंक ये ओवरऑल जो ऑक्शन डायनामिक्स होने वाले हैं कि बाकी प्लेयर्स कितना पैसा मांगेंगे, आई थिंक उस पर भी चीज अफेक्ट करेगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं इस पूरे सेगमेंट में एसआरएच की इतनी तारीफ करने वाला हूँ ना भाई, क्योंकि इन्होंने बाकी लोगों के लिए गेम खराब कर दिया। मास्टर स्ट्रोक खेला एसआरएच ने। सबसे पहली बात तो जरा क्लासन वाली चीज को क्लियर कर देते हैं। क्या ये ओवर प्राइज्ड है? क्या आप 23 करोड़ में देना चाहते हो किसी प्लेयर को? हाँ, आप ये कह सकते हो कि शायद आपको 23 करोड़ नहीं देने चाहिए, क्योंकि अभी जो मोस्ट एक्सपेंसिव बाय वो भी मिचेल स्टार्क की है 24.75 करोड़ के, और वो भी इसी साल टूटा था, वरना आइडियली हम इतना टूटते हुए देखते नहीं है। और 23 आपने रिटेन करते हुए दे दिया उसे, बिगेस्ट रिटेंशन एवर। या तो आप उस
मामले से अगर आप बात करो तो हाँ ओवर प्राइस लगेगा आपको, लेकिन फर्स्टली भाई जाग जाओ, ये नए रूल्स हैं, ये एक नया 120 करोड़ का पर्स लेके एक नया एरा शुरू हो रहा है। ये पहला ऐसा ऑक्शन है जिसमें 10 टीम्स हो रही है बाय द वे, इससे पहले नहीं था ऐसा। तो आज से चलते हुए हमें ये एक्सटेंडेड बिड्स देखने को मिलती रहेंगी, ये नया नॉर्म होने वाला है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो। सेकेंडली, और यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्रिक इन्फो की मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने रिवील करा है, ये बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है वो, इसलिए मैं कोट भी कर रहा हूँ। क्लासन को बाकी टीम्स ने ऑलरेडी अप्रोच कर रखा था विद अमाउंट्स ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 20 करोड़। ओके, कि अगर आप आओगे ऑक्शन में तो हम 20 करोड़ से ऊपर तक की बिड करेंगे आपके लिए। ऐसे में SRH 23 करोड़ देगी तो क्या ही करेगी? और क्या आप क्लासन को रिलीज करना चाहते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आई थिंक SRH ने जो करा एकदम सही करा। इट इज ऑल्सो ग्रेट क्योंकि ये करके आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली में। तुम्हें क्या लगता है न्यूज लीक किसने करी है? SRH नहीं करी है। ऑफ कोर्स SRH ने करी है। क्यों करी है? क्योंकि अब इसके चलते पता क्या होने वाला है, अब बाकी टीम के टॉप प्लेयर्स कहेंगे भाई 23 करोड़ तो ये ले रहा है, भाई 25-30 तो मेरे को दे। किस मुंह से बुमराह, सूर्य कुमार यादव, ये लोग क्यों नहीं मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? SRH ने बहुत स्मार्ट चीज करी। आई थिंक ये अभी तक का बिगेस्ट मास्टर स्ट्रोक है जितनी टीम से हमें पता चला। बहुत स्मार्टली करा है भाई। आप ये सोचो, आपने पैट कमिंस को रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिड पे लेके आए थे 20+ करोड़ की। आप वो कैप्टन है, आपका सबसे मार्केटेबल फेस है बाय द वे इस वक्त। आपने उसको कन्विंस कर लिया कि आप 18 करोड़ में रुक जाओ। फर्स्टली SRH ने जो नेगोशिएशन करी है। सेकेंडली क्रेडिट टू पैट कमिंस ऑल्सो भाई, बिकॉज वो रियलाइज करता है कि मेरी टीम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स क्लासन है, और अगर वो नहीं रुकेगा तो ऑक्शन में महंगा बिकेगा किसी और टीम को। तो इससे अच्छा मैं अपने पैसे थोड़े कम करके अपनी ईगो साइड में रख के क्लासन को ले लेता हूँ, क्योंकि वो मेरी टीम से खेलेगा तो मेरा ही फायदा है। तो क्रेडिट टू पैट कमिंस ऑल्सो भाई। कई लोगों को लगता है हम SRH को हेट करते हैं, ये करते हैं, पैट कमिंस को मजे लेते हैं। भाई नहीं, जहाँ पे क्रेडिट डिजर्व करते हैं, मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे स्मार्ट प्ले जो करा है वो SRH ने करा। आई थिंक कोई सरप्राइजिंग चीज़ें मुझे ये भी लगी, काफ़ी टीम्स के जितने भी रिटेंशंस वाले रूमर्स आ रहे हैं, अपेरेंटली काफ़ी ऐसी टीम्स हैं जो कि 5-5 रिटेंशंस करना चाह रही हैं, जो कि मुझे लगा नहीं था ये भी क्यों हो रहा है। क्योंकि SRH ने न्यूज लीक कर दी ना कि हमने क्लासिक को 23 करोड़ में रोका, पैट कमिंस को 18 में रोक लिया है, अभिषेक को 14 करोड़ में रोक लिया है, और नीतीश रेड्डी और ट्रैविस हेड की डील भी बहुत जल्दी फाइनलाइज होने वाली है। तो 5 रिटेंशन इन्होंने कर ली हैं। अब तो फिर यही रूमर आ रहा है ना कि हर टीम जो 5 रिटेंशन का सोच रही है। तुम ये भी देखो, हर टीम का 6 रिटेंशन की भी कोई रूमर नहीं आ रहे। अभी हम CSK वगैरह की बातें करेंगे, सबका 5 का ही आ रहा है। वो MI का भी 5 का ही आ रहा है। कोई 6 रिटेंशन की बात नहीं कर रहा अभी। मैं तुमसे क्या कह रहा था ऑक्शन शुरू होने से पहले, कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ये पॉडकास्ट में तुम लोगों ने बताया नहीं कि कितने रिटेंशन करने चाहिए, उतने करने चाहिए। मैं ये कहता किस मुंह से कोई बता सकता है? हम कौन होते हैं बताने वाले? कोई भी कौन होता है? जब एक टीम प्रेसिडेंट सेट करेगी उसके बाद हमें पता चलेगा लोग कितना रिटेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत खुली छूट दे रखी है। तो कोई भी बंदा अगर यूट्यूब पे आके ये ज्ञान दे रहा है कि नहीं 3 रिटेंशन होंगे, नहीं 6 रिटेंशन होंगे, नहीं 4 होंगे, सब स्पेक्यूलेशन है। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी रिटेंशन होने वाली है जब तक आपको मार्केट में क्या डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हैं उनका पता ना चल जाए। एंड क्योंकि SRH ने ये चीज सबसे पहले डिक्लेयर करके, विच इज ऑल्सो ब्रेव थिंग भाई, ब्रेव, लेकिन पता है ये मजबूरी भी थी, उन्होंने बड़े ब्रेव तरीके से इसको करा है, क्योंकि SRH उन टीम्स में से है जो कि अपना कोर रिटेन करना चाहती है। तो उसके लिए उनको नेचुरली ज्यादा रिटेंशन करने पड़ेंगे। अगर वो ये न्यूज लीक ना करते तो शायद बाकी टीम सिर्फ 2-3 रिटेंशन ही करती, और SRH के पास फिर पर्स कम बचता ऑक्शन में आने का। प्लेयर बड़े होते हैं, अब प्लेयर बड़े होते। तो SRH ने चीज जब लीक कर दी ना अपने आप ही, अब सारी जो टीम से बची उन सबको सोचना पड़ेगा कि हमें कितने रिटेंशन करने। आई थिंक SRH ने पूरे ऑक्शन का जो टोन होने वाला ना वो सेट कर दिया है, और बहुत ही तगड़ी तरीके से नेगोशिएट करा है। आई थिंक यही है। एंड SRH का मैं अल्टीमेटली मैं उसकी तारीफ भी इसलिए करूंगा क्योंकि ऑफ रेट SRH हैज़ कम अप टू बी वन ऑफ दोज टीम्स जो कि थोड़ा एक बोल्ड डिसीजंस लेने वाली हो गई है। पिछले आई वुड से पूरे IPL में ही उनका नैरेटिव भी यही था कि ये वो टीम है जो कि क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म करने आई है। ऑब्वियसली KKR ने उस चीज़ को परफेक्ट करा बहुत अच्छी तरीके से, एंड दैट इज व्हाई दे वन। करेक्ट। बट आई थिंक यू ऑल्सो मेड दैट वीडियो ना कि SRH इज प्रॉब्ली द मोस्ट स्कैरियस्ट टीम, राइट? तो आई थिंक उस चीज़ का वो फियरलेस अप्रोच एक तरीके से मेंटालिटी लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड ऑक्शन में भी इट इज़ गुड टू सी कि एक टीम ने ऐसा टाइप का नैरेटिव सेट कर दिया जिसने पूरी टीम जितनी बाकी सारी टीम से उन सबकी स्ट्रैटेजी अब थोड़ी फेल कर दी है। अब उनके पास सिर्फ 10 दिन है
हाँ, अब 10 दिन सब figure out में करना सब है, कुछ सब फिगर figure आउट out करना करना है। मे बी कुछ लोग सोच रहे होंगे हम लोग सिर्फ 2-3 इंटेंशन करेंगे, दे हैव टू रीथिंक देयर होल स्ट्रैटेजी नाउ। एक महीने की जो उन्होंने मेहनत करी है उन्हें पूरी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी और 10 दिन के अंदर एक सोल्यूशन के साथ आना पड़ेगा। सोचो कोई टीम सिर्फ 3 इंटेंशन का सोच रही थी, अब ऑल ऑफ अ सडन उनको लग रहा है भाई हम भी 5 कर सकते हैं क्या, दोबारा री नेगोशिएट करो हर प्लेयर से, कितना ज्यादा हेडेक है। तो एसआरएच ने वो ब्रेवरी दिखाई कि हम पहले वो इंसान बनेंगे जो कि अपने आप को एक्सपोज करते हैं पूरा स्ट्रैटेजी को, और फिर उसी के थ्रू सबकी स्ट्रैटेजी को दोबारा रिवैम करना पड़ेगा। आई थिंक करेक्ट टू एसआरएच। एक बुरी न्यूज़ क्या है कि डेव स्टीन जो उनके बॉलिंग कोच थे वो इस बार नहीं होने वाले हैं। तो अगर इफ इट मैटर्स तो एसआरएच फैंस के लिए मैं कहूँगा कि ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। होपफुली इतना डेंट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, वो बाकी जो सिस्टर फ्रेंचाइज हैं एसआरएच की उनके साथ एसोसिएटेड रहेंगे ऑल दो, बट सनराइजर्स हैदराबाद के साथ वो नहीं होने वाले इस बार। रिगार्डलेस आई थिंक इसी के चलते हुए हम लोग नेक्स्ट टीम की जरा बात कर लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी मुंबई इंडियंस। जो अभी हमने कहा कि ये जो नया रूल आया है जिसमें आप पैसा जरूरी नहीं कि 18 करोड़ ही देना, उससे बढ़ा भी सकते हो, इसका फायदा मुझे लगता है 2 टीम्स को बहुत होगा, मुंबई और केकेआर, क्योंकि इनकी नेगोशिएशंस में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आ जाएगी। और मुंबई इंडियंस के लिए मैं स्पेसिफिकली ये बात कहता हूँ कि क्योंकि अब पता है क्या है, अगर हार्दिक पांड्या को 18 करोड़ मिलते और रोहित शर्मा को 11 करोड़ मिलते हैं तो वो डिस्पैरिटी कुछ ज़्यादा ही है, 1.5 गुना ज़्यादा है वो, उससे भी ज़्यादा। तो वो बहुत ऑड लगता है। जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है ना, तो आप शायद रोहित शर्मा को ही 15 करोड़ दोगे और हार्दिक पांड्या को ही 15 करोड़ दोगे। वो ईगोस को मैनेज करना ज़्यादा ईजी होने वाला है। आई थिंक ईजी तो है, बट एज वी सेड ना कि एसआरएच ने एक प्रेसिडेंट स्टार्ट कर दिया है पूरे ऑक्शन के अंदर। अगर क्लासन को 23 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो सूर्य कुमार यादव, बुमराह, हार्दिक पांड्या, जो कि अपने हम लोग इंडियन प्लेयर्स की बात करें जिनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है आईपीएल के अंदर, ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं। एक बैट्समैन, एक बॉलर, एक ऑलराउंडर, ये अपने रिस्पेक्टिव पोजीशंस में एकदम एट द वेरी टॉप हैं। तो ये लोग क्यों उतना पैसा नहीं मांगेंगे, जिसके चलते हुए मुंबई को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। फिर रोहित शर्मा जो कि इन तीनों से ज़्यादा पैसा अंदर लेके आ रहा है मार्केटिंग में, वो क्यों उतना पैसा नहीं मांगेगा। आई थिंक क्या होता है कि द बैटल फॉर मनी इज मोर अबाउट कि अपनी टीम में मुझे टॉप वो रहना है, मोस्ट पेड, एंड लेस अबाउट कि मुझे पूरे ऑक्शन में टॉप पेड रहना है। तो क्योंकि फिर वो तो अगर आपको रहना तो आप चले जाओ, ऑक्शन में जाओ। अगर आप रुक रहे हो तो लॉयल्टी के लिए रुक रहे हो ना, तो उसको रिवॉर्ड करने के लिए मैं आपको टीम का सबसे बड़ा प्लेयर बना सकता हूँ। पर अगर आपको ऑक्शन में जाना तो फिर जाओ भाई, फिर लॉयल्टी की बातें ना करो। तो आई थिंक बात वही है कि फायदा मुंबई का इसीलिए हुआ है क्योंकि वो चारों प्लेयर, अब जो लेटेस्ट रूमर्स आ रहे हैं वो यही है कि चारों प्लेयर रिटेन होने वाले हैं। बाय द वे अंबानी का वंस अगेन अनदर मास्टर स्ट्रोक भाई, हु वुड हैव थॉट ये चारों प्लेयर रुक सकते हैं। ऑल्दो आई एम वेरी सैड क्योंकि आई थॉट एटलीस्ट रोहित शर्मा को जाना चाहिए था। इनफैक्ट जो भाई लोगों ने बड़ा स्मार्टली खेला है, जयवर्धने को वापस ले आए, पारस मामरे को भी वापस ले आए लोग, जो कि अभी इंडिया के साथ थे, मुंबई के साथ जीते हुए हैं, चैंपियंस लीग जीते हुए हैं, आईपीएल जीते हुए हैं। ये पुराने स्टाफ को जो कि वो रेनाउंड वर्ल्ड चैंपियंस रहे हैं उनको वापस लेके आ रहे हैं। इससे मुझे डेफिनेटली लगता है कि रोहित शर्मा के कुछ तो फर्क पड़ेगा। आई थिंक प्लस अंबानी ने ओवरऑल ये भी टीम के अंदर एटलीस्ट सबसे अग्री करवा लिया है एज पर द न्यू रिपोर्ट्स कि हार्दिक पांड्या को ही कैप्टन रखा जाएगा और बाकी सबको उनके अंडर खेलना पड़ेगा। अब ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग एंड वेरी ऑनेस्टली मैं एकदम अग्री नहीं करूंगा इससे, जस्ट बिकॉज ऑफ दो रीजंस कि सूर्य कुमार यादव का इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ उसी के लिए कहूंगा, मुझे लगता है रोहित शर्मा के लिए डज नॉट मैटर बिकॉज अब वो T20 में खेलते नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। बुमराह का आई डोंट थिंक ही विल बी द कैप्टन एनीवे, तो वो भी फर्क नहीं पड़ता मुझे इतना। सूर्य कुमार यादव के लिए मुझे लगता है कि हाँ उनको कप्तानी के लिए जाना चाहिए, कहीं थोड़ा जाना चाहिए था। रोहित शर्मा का भी मैं यही कहूंगा कि यार जिस तरीके से करा गया था उनके साथ, इट इज़ वेरी वाइडली नोन नाउ। जितने हमने गेस्ट लेके आए उन सबने भी यही कहा है कि ही वॉज जेन्युइनली हर्ट बाय व्हाट हैपेंड। पर आई थिंक उस चीज़ को फिक्स कर दिया ना यार। कैसे करा फिक्स, मतलब क्या ऐसा क्या करा है कि फिक्स हो गया? आई थिंक पैसों में दिखेगी वो चीज़, हाँ, जो कि थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स भी होगा, हमें दिखेगा नहीं। पैसों में दिखेगी बट फिर वो चीज़ सुन के अच्छी नहीं लगती ना कि आपकी बेइज्जती करेगी, देन आपको पैसों से कॉम्पनसेट कर देगा। सेकेंडली भाई बेइज्जती की बात नहीं है यार, रोहित शर्मा के लिए भी तो वो है ही ना। हम कितने महीनों से कहते आ रहे हैं कि रोहित शर्मा को निकलना चाहिए मुंबई इंडियंस से, कुछ नया ट्राई करे, अपनी लेगेसी कहीं और बनाए। बट एट द सेम टाइम ये भी हमेशा मेंटेन करा है कि रोहित शर्मा के लिए इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू सेटल एट मुंबई इंडियंस। जो लेगेसी उसने क्रिएट करी है उसको इतना आसान नहीं है छोड़ के जाना। वो जो अभिषेक नायर के साथ जो वीडियो उसकी लीक हो गई थी, वो मंदिर बोल रहा था भाई उसको, टीम को पूरा कि मेरा मंदिर बनाया। उस लेवल का अटैचमेंट है भाई। तो वो होता है कि ऑफ कोर्स यू फील बिट्रेड, बट उसके चक्कर में आपने जो टीम बिल्ड करी है, बिकॉज ओनर से कुछ कर दिया आपके साथ, डज नॉट मीन कि आप टीम को छोड़ दोगे। तो वो सेंटिमेंट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा यार, उसको तो मैं क्वेश्चन कर ही नहीं रहा।
प्लस जो ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है पैसों में, स्लैब्स में, आई थिंक उससे आपकी ईगोज भी मैनेज होंगी. मुझे सिर्फ सूर्य कुमार यादव का लग रहा है कि ही शुड बी लीविंग अगर उसको कप्तानी करनी है तो. आई थिंक ही शुड बी कैप्टन. मेरा भी यही होगा. आई थिंक एक जो और रूमर है मुंबई इंडियंस का वो ये है कि दे वुड बी लुकिंग टू रिटेन तिलक वर्मा. हाँ, ओवर गाइज लाइक ईशान किशन. बिग 4 प्लस तिलक वर्मा. अब ये चीज़ थोड़ी अजीब मुझे से लगती है क्योंकि सबने यही सोचा था कि ईशान किशन वुड बी दैट गाय जिसको रिटेन करा जाएगा. एंड वेरी ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा भी खेला है भाई मुंबई के लिए. ओपनिंग पार्टनरशिप में बहुत अच्छा रोल है उसका. आई थिंक आरटीएम यूज करेंगे फिर. या करना तो चाहिए बट आई थिंक आरटीएम में अल्टीमेटली वो बहुत ही ज़्यादा महंगा बिकने वाला है. हाँ, बिक सकता है क्योंकि एक ओपनर आई थिंक एक जीटी इज ऑल्सो वन ऑफ दोस टीम्स जो कि शायद उनको टारगेट करे क्योंकि उनका रिलेशनशिप विद शुभमन गिल काफ़ी अच्छा है. शुभमन गिल कैप्टन है, ओपनिंग दोनों साथ में करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा. तो एंड प्लस एक जो रूमर निकल के आया वो ये है कि सीएसके राइट नाउ इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन इंडियन विकेट कीपर. उसके ऊपर ही बात करेंगे. उनकी प्रायोरिटी बेसिस ये है कि वो एक विकेट कीपर लेके आए. तो नेचुरली अगर ईशान किशन जैसा आदमी अगर फ्री हो रहा है तो सीएसके वुड बी दैट टीम जो कि सोचेगी कि हम इसको ला सकते हैं. एंड इनके लिए पैसा फेंकेंगे यार लोग. ईशान किशन के लिए तो आई थिंक जनरली फेंकने वाले. टी20 क्रिकेट में प्रॉब्ली इज द बेस्ट इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन. आई थिंक अभी तो हर टीम को पैसा फेंकेगी जो भी आएगा वो. हाँ, तो दैट इज वाई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज कि लोग तिलक वर्मा के पीछे गए रिटेन करने को, ईशान किशन को रिटेन नहीं करा. तो मे बी अब ये कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है मुंबई के लिए तो हमें बाद में ही पता चलेगा फ्यूचर में. बट राइट नाउ आई थिंक थोड़ा हार्श डिसीजन लग रहा है देखने में. क्योंकि ऐसा भी नहीं कि वो एज वाला फैक्टर है, वो भी 26 साल का ही है. 26 साल का, राइट. तो वो भी 10 साल दे सकता है. तिलक वर्मा आई थिंक 21-22 का होगा अभी. ज़्यादा फर्क है नहीं. तो वो जो प्रॉमिस है एज का उसके चलते जो आपकी प्राइस इन्फ्लेट होती है ऑक्शन में वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है. इनफैक्ट ईशान किशन तो अभी सपोजिटली अपनी प्राइम को हिट करेगा अगले 2-3 साल में. तो इमीडिएट बेनिफिट ज़्यादा ईशान किशन के. ये हाँ मैं भी एग्री करता हूँ. बट जो ये लोग पूरी पुरानी कोचिंग स्टाफ को लेके आ रहे हैं, जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा है, आई थिंक अभी तो इट इज सेफ टू से कि ये टॉप 4 रुकने वाले हैं भाई. इसमें टॉप 4 रुकने वाले हैं. आई थिंक मुंबई का पिछले कुछ महीने में होमवर्क यही था कि हम कैसे करके कुछ भी करके वाइब वापस सही करें. हाँ, और वो भी सही हो रही है सही. ऑब्वियसली मार्क बाउचर के साथ जो भी उनके डिफरेंसेस थे उनके चक्कर में उनको सैक करा गया. देन महिला जयवर्धन ने वापस लेके आए. पिछली बार भी आई थिंक टीम तो भाई बहुत अच्छी थी. हमने ये चीज़ एक अनपॉपुलर ओपिनियन हमने वीडियो बनाई थी कि हार्दिक पांड्या के अंदर मुंबई सक्सेसफुल नहीं होगी. और वो उस आईपीएल से पहले बनाई थी. और हमने ये कहा था कि हो सकता है पहले 2 सीजन में ना हो बट टीम इतनी अच्छी है कि अल्टीमेटली इट इज बाउंड टू हैपन कि लोग सक्सेसफुल हो ही हो. टीम इतनी अच्छी थी इनकी लास्ट सीजन तब भी लास्ट फिनिश करे थे. और वो प्रॉब्ली इसलिए था क्योंकि अंदर एनवायरमेंट अच्छा नहीं था टीम का. तो जो भी मुंबई ने करा है इन चारों को रोकने के लिए, जो एनवायरमेंट वापस सही करा है, आई थिंक उनकी भी तारीफ बनती है. मतलब बहुत ज़्यादा मुंबई वंस अगेन अनदर मास्टर स्ट्रोक. एसआरएच ने बात करी, अगर मुंबई कर लेती है पुल ऑफ तो किसने सोचा था कि जो टॉप 4 जो हैक है इनका वो चारों के चारों भी रुक जाएंगे. बहुत बड़ी डील होने वाली है. एंड परहैप्स इसके चलते रोहित शर्मा को भी हम लोग एटलीस्ट 2-3 साल तो और खेलते हुए देखेंगे. अगर मेगा ऑक्शन में उसको रिटेन करा जा रहा है तो गुड न्यूज़ फॉर रोहित शर्मा फैंस ऑल्सो, मुंबई फैंस ऑल्सो. यहाँ से लोग केकेआर की बात करते हैं क्योंकि जो सेकंड टीम थी जिसका हमने कहा कि बहुत फायदा होगा ये नए रूल से, जिसके अंदर आप स्लैब्स को तोड़कर भी 22-23 करोड़ में भी प्ले को रोक सकते हो. केकेआर के लिए भी इट विल बी ईजियर कि आप श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, रसल सबको बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी के साथ पे ना करो. रिंकू सिंह क्लोजली पे करके सबकी वैल्यू को करेक्टली मेजर. केकेआर के लिए तो बहुत फायदेमंद है. बहुत फायदेमंद है. बट यहाँ पे एक रूमर आ रहा है कि केकेआर जो इस वक्त स्टार्क को भी रिटेन करने के लिए एवेलुएट कर रही है. ओके, आई डोंट लाइक दिस रूमर. स्टार्क को रिटेन करने के लिए एवेलुएट कर रही है. क्यों नहीं खुश हो इससे? क्या सेंस है भाई? और बेटर प्लेयर्स है रिटेन करने के लिए. श्रेयस अय्यर, रिंकू, रसल, नारायण, रमनदीप, हर्षित राणा, 6 तो मैंने ऐसे ही गिना दिए. वरुण चक्रवर्ती को तो मैंने गिना भी नहीं है अभी. बट क्या हम लोग अंडररेट नहीं कर रहे फिर स्टार्क को? जैसी परफॉर्मेंस उसने दी थी. कितने साल देगा? हाँ, ये भी कह सकते हैं कितने साल देगा. मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि आप स्टार्क को चाहो तो बाय बैक कर लो. बाय बैक के लायक तो नहीं होगा भाई. क्यों नहीं होगा? बहुत ऊपर जाएगी प्राइस. लास्ट ऑक्शन में फास्ट बॉलर्स की कमी थी हर टीम के पास, तो सबको पहले से पता था कि डिमांड सप्लाई फास्ट बॉलर्स की ज्यादा होने वाली है. इस साल परहैप्स ना हो वैसा, क्योंकि हर कोई सिर्फ 5 ही रिटेंशन करेगा, 6 रिटेंशन करेगा. देयर विल बी प्लेंटी ऑफ फास्ट बॉलर्स. आई थिंक द पॉइंट इज कि रिगार्डलेस ऑफ कितने प्लेयर्स अवेलेबल हैं, जो रेपुटेशन है स्टार्क की आपको पता है कि महंगा तो बिकेगा ही बिकेगा. तो परहैप्स जितने में आप रिटेन कर सकते हो, अगर मान लो 11 करोड़ में रिटेन करने को मान रहे हैं वो,
तो आपको पता है 11 करोड़ से महंगा बिकेगा ही बिकेगा स्टार्क। मेरा पॉइंट कॉस्ट ही करेगा। जो आपके इंडियन प्लेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा तगड़े हैं कि मैं उन पर रिस्क नहीं लेना चाहता कि उनको ऑक्शन में जाके अज्यूम करूं कि वरुण चक्रवर्ती शायद 10 करोड़ से ज़्यादा महंगा नहीं बिकेगा। बाय चांस बिक गया तो फिर क्या, वो रिस्क लेना चाहते हो तुम? तो मेरे हिसाब से तो स्टार्क को तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए रिटेन करने के लिए। इनफैक्ट फिल सॉल्ट की बातें हो रही हैं, I'd rather have फिल सॉल्ट, ही एड्स मोर बैलेंस टू द टीम टू बी वेरी ऑनेस्ट। वरना फिर हमें केएस भरत खिलाना पड़ता है, लोग भूल जाते हैं इस बात को। ही इज एन अपग्रेड ओवर गुरबाज ऑल्सो इन माई ओपिनियन। तो मैं तो फिल सॉल्ट को ज़्यादा प्रेफर करूंगा मिचेल स्टार्क से। मिचेल स्टार्क के ऊपर बहुत लोग हैं जिनको रिटेंशन होना डिजर्व करते हैं, एंड डोंट बी सरप्राइज अगर मिचेल स्टार्क इस बार 24 करोड़ में नहीं बिकते तो। हाँ वो तो है, राइट। तो आप वैसे भी मिचेल स्टार्क के साथ अगर आप नेगोशिएट करोगे भी तो कितना ही डाउनग्रेड ले लेगा, 24 से 20 पे आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 17-18 पे आ जाएगा। आई थिंक प्लस ऑस्ट्रेलियंस का पॉइंट ये भी है ना कि अभी तो ये लोग अपीयर हो गए हैं ऑक्शन के अंदर, कभी ना कभी तो इट इज बाउंड टू हैपन कि ये लोग नहीं करेंगे भाई, अनसर्टेनिटी है वो वही कि मिस कर सकते हैं आईपीएल सीजन। तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी क्योंकि चलो अभी तो हो सकता है कर जाए क्योंकि इन्हें बाद में भी ऑक्शन में रीअपीयर करना होगा, बट वो 5 साल का जो अगर हम लोग गैप लेके चले तो ऐसा जरूरी नहीं कि लोग करेंगे ही करेंगे हमेशा। एंड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंडियन को रिटेन करो। केकेआर के पास वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कोर्स है अलोंगसाइड मुंबई। अभी जैसे इमर्जिंग एशिया कप में जो उसकी परफॉर्मेंस रही है रमनदीप की, जो उसने कैच पकड़ा भाई, वो आई थिंक मुफद्दल वोरा ने कहा था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैचेस एवर इन क्रिकेट, एंड आई जेन्युइनली थिंक कि वैसा टाइप का कैच था वो। तो हाँ भाई, आई थिंक इंडियन कोर जो है उनका, रघुवंशी, हर्षित राणा, रमनदीप, ये सारे प्लेयर्स हैं जो कि रिटेन करे जा सकते हैं। एंड देयर इज पोटेंशियल कि आप स्टार्क के अलावा किसी और प्लेयर को भी ले सकते हो, फास्ट बॉलर को, जो कि आपको लॉन्ग टर्म सर्व करेगा। कोएट्जे जैसे प्लेयर भी आएंगे भाई ऑक्शन में, भूलो मत उस चीज को। आई नो स्टार्क के साथ वो टेम्पटेशन है, बट स्टार्क अभी और कितने साल देगा आपको? 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत हुआ 3 साल। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है वो। तो इतना भी सर पे मत चढ़ाओ। आई नो प्लेऑफ्स में उसी ने जिताया है, मैं मानता हूँ, पर इतना सर पे मत चढ़ाओ भाई किसी भी इंसान को। इनफैक्ट ये भी रूमर है कि अगर स्टार्क रिटेन नहीं होते हैं या फिर उनको नहीं खरीद पाते हैं तो जोफ्रा आर्चर को भी टारगेट करा जा सकता है केकेआर के थ्रू। एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छा साइन हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आर्चर इंजर ना हो। हाउ ओल्ड इज ही राइट नाउ? आई थिंक लेट 20s इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर तो बढ़िया है, लोग करेक्ट कर देंगे मुझे। जोफ्रा आर्चर का भी सीन इतना डूबियस इसलिए रहा है क्योंकि इंजरी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसे, प्लस पीपल से एटलीस्ट कहते तो ये हैं कि जब से इंजरी हुई उसके बाद से इज नॉट द सेम प्लेयर। बट जितना हमने देखा है उसको, वंस अगेन जोफ्रा आर्चर का जो प्रोफाइल है, वैसे प्लेयर्स बहुत डिमांड में होंगे। नंबर 8 पैकेज जो बैटिंग करता है, तुम ये सोचो नंबर 8 पे अगर रमनदीप आ रहा है, उसके बाद 9 पे जोफ्रा आर्चर आ रहा है, कितनी डेप्थ है भाई, और फियरलेस हो सकता है आदमी। और जो बॉलिंग अगर वो अपने पीक वाला पे कर रहा है, नेक्स्ट टू बुमराह ओनली, मतलब स्टार्क की जितनी पेस है एंड गेट्स द बाउंस ऑल्सो। स्टार्क के अपने फायदे हैं, वो स्विंग लाता है, वो एंगल लाता है स्लिंगी लेफ्ट आर्म का, बट जोफ्रा आर्चर की अपनी वैल्यू है भाई। तो अगर आर्चर फिट रहता है, मेरा बस वही है कि इट इज़ वेरी टेम्पटिंग आर्चर को लेना, बहुत अच्छी प्रोफाइल है बंदे की, बस वो इंजरी वाला डाउट है। तो अगर इट इज़ टू एक्सपेंसिव, परहैप्स डोंट गो फॉर हिम। अगर इंजरी के चलते हुए ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा लोग बिड नहीं करते, कुड बी एन अंडररेटेड शाउट भाई। केकेआर एक्चुअली में बड़ा अच्छा ये कर सकती है गैम्बल आर्चर के ऊपर, अगर सस्ते में मिल रहा हो तो। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि इफ ही डज नॉट गेट इंजर्ड, ही इज ऑल्सो अ मोर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दैन मिचेल स्टार्क एज वेल। तो एक वो होता है ना, लोगों में ऑब्सेशन होता है कि हम जिस साल जीते हैं उसमें जो हमारे हीरोज हैं उनको तो हमेशा लेना ही लेना है। आई थिंक प्रॉब्लम बस ये है कि एक तो इंजरी वाला ही है, प्लस इंग्लैंड का प्लेयर है वो, तो सेम जो हमने उसके लिए कहा स्टार्क के लिए, एटलीस्ट वो इंजर्ड तो नहीं रहता, ये इंजर्ड भी रहता है, प्लस इसके बाद वो टेंडेंसी भी है कि ईसीबी ने वापस बुला लिया, हाँ। तो वो प्रॉब्लम रहेगी उसके साथ। एंड इसी के चलते जो एक और पॉइंट था केकेआर का डिस्कस करने के लिए, सूर्य कुमार यादव की भी बात हुई ना कि वो मोस्ट लाइकली रिटेन होने वाला है। दिस मीन्स कि अगर वो ऑक्शन में नहीं आएगा, इट मोर और लेस कन्फर्म्स कि श्रेयस अय्यर भी रिटेन होंगे। इनफैक्ट अभी हमने रोहित जुगलान के साथ जो लास्ट फ्राइडे पॉडकास्ट करा है, उससे भी हमने डिस्कस किया था कैसे वो टेंशन्स थी ज़रूर, श्रेयस अय्यर के साइड से भी थी, बट क्योंकि अब जो है वो रिटेंशन स्लैब्स वगैरह वैसे हो गए हैं, ऑफ लेट थोड़ा सा जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हुआ है, परहैप्स अब श्रेयस अय्यर को हम रिटेन होते हुए देखेंगे। वो चीज़ पिछले 2-3 हफ्तों में चेंज हुई है। आई थिंक उसी नोट को चलते हुए, उसी चीज़ को वैलिडेट करते हुए फर्दर, आई थिंक इट इज़ हैपनिंग। श्रेयस अय्यर को रिटेन करा जाएगा, प्राइमरली बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ
कैप्टेंसी रोल्स इन द ऑक्शन. स्काई अगर नहीं आते तो मुझे लगता भी नहीं कि श्रेयस अय्यर को रिलीज करना चाहिए और कोई बेटर कैप्टन आपको ज्यादा मिलने भी नहीं वाला. तो वी शुड बैक श्रेयस अय्यर देन. मेरा भी एक ही एक्सेप्शन था कि अगर स्काई मिल रहा है तो मैं श्रेयस को ट्रेड कर लूंगा और परहैप्स नोबडी एल्स फॉर दैट ट्रेड. सो श्रेयस अय्यर विल स्टे, मोस्ट लाइकली अब कंफर्म हो ही चुका है ये. एंड रिंकू सिंह वगैरह का अभी बात है कि मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, दे विल बी रिटेन राइट एंड परहैप्स एट अ मच हायर प्राइस. जो टॉप रिटेंशन होने वाली है मुझे लगता है टॉप और सेकंड में ज़्यादा फर्क नहीं होगा पैसों के मामले में. आई थिंक टॉप 2 तो मोस्ट प्रॉब्ली वही होंगी, नारायण और आई थिंक श्रेयस हो सकता है यार एज अ कैप्टन. अगर आप श्रेयस अय्यर को इतना पैसा दे रहे हो तो नारायण 6 करोड़ में रिटेन हुआ था लास्ट टाइम. कितना राइज मांगेगा? आई थिंक हुआ था बट वो इसलिए था क्योंकि उस टाइम पर ट्रैजेक्टरी बहुत अलग थी उसकी. कितना रेज मांगेगा भाई? प्लेयर ऑफ द सीजन था वो. 200% मांगेगा क्या सीधा? अब अलाउड है पर आई थिंक लॉयल्टी वाला भी सीन है. मतलब नारायण के साथ दोनों के साथ रसल और नारायण ने हमेशा कहा कि हम केकेआर को कभी नहीं छोड़ेंगे बिकॉज ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, हमारी सारी फ्रेंचाइज में इन्होंने जो सपोर्ट दिखाया है, हमें जितना ट्रस्ट दिखाया वो किसी ने हम पे नहीं दिखाया. और अब तो और है क्योंकि ड्वेन ब्रावो जैसा आदमी आ गया. वेरी ट्रू. तो आई थिंक नेगोशिएशन परहैप्स इतना मुश्किल होंगी नहीं जितना हम लोग बाकी टीम्स के लिए सोच रहे हैं. केकेआर का जो फॉरेन प्लेयर्स को रिटेन करना रिलेटिवली ईजी है. क्वेश्चन है इंडियन प्लेयर्स को कैसे रिटेन करोगे. एट व्हाट प्राइस डू यू थिंक श्रेयस अय्यर ओवर प्राइस हो जाएंगे अगर इतना पैसा दिया जाएगा तो? 15 करोड़ प्लस. हाँ सेम 15 से नीचे होना. 15 से नीचे अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है. एंड ऑल द बात वही है कि अगर वो 15 से नीचे रिटेन हो रहा है तो डेफिनेटली कोई और 15 से ज्यादा. मैं वही कहने वाला था एंड दैट इज व्हाई आई थिंक कि अभी भी क्वेश्चन है. तो परहैप्स ही विल बी ओवर प्राइस्ड बट ही विल बी रिटेन. वैसा वाला सिचुएशन हो सकती है अगर बाकी प्लेयर्स तैयार है तो वैसा हो सकता है. बट आई थिंक श्रेयस, रिंकू, नारायण, रसल ये सब प्लेयर्स रिटेन हो रहे हैं. हर्षित राणा डेफिनेटली रिटेन हो रहे हैं, कोई डाउट नहीं है. छठा प्लेयर देखते कोई हो पाता है कि नहीं हो पाता, या होता भी है नहीं होता भी है कि नहीं होता. बट मूविंग ऑन, अब हम लोग जरा बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, जो कि सबसे बड़ा हमारा डिस्कोर्स होने वाला है. डीसी और सीएसके साथ में बात हो जाएगी या डीसी सीएसके एंड सॉर्ट ऑफ केकेआर का भी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. ठीक है. एंड वो इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली टेस्ट मैच के बाद ऋषभ पंत ने स्टोरी डाली थी. एंड स्टोरी क्या डाली थी मैं आपको बताता हूँ, वो देख के आपको थोड़ा अजीब लगेगा. ऋषभ पंत ने डाला, समटाइम्स इट्स बेस्ट टू जस्ट बी क्वाइट एंड लेट गॉड शो पीपल. ये हर क्रिकेटर डालता है भाई. ये स्टोरीज वाला चीज तो ऑफ लेट इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि जिसको जो ये रोहित जोगलान ने भी ये चीज कही थी कि आप सोशल मीडिया देख के प्लेयर्स का बहुत कुछ डिराइव कर सकते हो क्या एग्जैक्टली हो रहा है उसके अंदर. ये भी बोला था ऋषभ पंत ने, बिलीव इन योर विजन इवन व्हेन अदर्स कांट सी इट, योर बिलीफ इज द सीड फॉर योर फ्यूचर सक्सेस. बताओ भाई. अब इसके चलते जब ये स्टोरीज आई तो नेचुरली कंट्रोवर्सी होनी थी. इससे कुछ ही टाइम पहले उन्होंने एक ट्वीट करा था, उस पर कुछ ऐसा था कि अगर मैं छोड़ के जाऊँ, अगर मैं ऑक्शन में अपीयर होता हूँ तो कौन सी टीम मेरे को ले सकती है और कितना पैसा मिलेगा मुझे. और उस टाइम पे सबने बहुत मजाक में ट्रीट करा था कि अरे मजे ले रहा है, जो कि हमने खुद भी यही कहा था कि मजाक में ले रहा होगा. बट ऑफ लेट जैसे रूमर्स आने स्टार्ट हुए उसके चलते लगता है कि एक्चुअली बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है. अब क्यों है मैं आपको ये बताता हूँ. अभी पंत कह रहा हूँ डीसी के जो ओनर्स हैं पार्थ जिंदल और किरण कुमार गांधी, जो बेसिकली दो कंपनीज है जो कि ओन करती हैं इस टाइम पे डीसी को. एक जीएमआर है और एक जेएसडब्ल्यू है. तो किरण कुमार गांधी जो है वो जीएमआर से हैं और जो पार्थ जिंदल है वो जेएसडब्ल्यू से हैं. इन सब की पंत के साथ आपस में मीटिंग हुई उनका फ्यूचर डिस्कस करने के लिए. एंड पूरी मीटिंग का क्रक्स ये निकला, जो आउटकम ये निकला, जो कि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, अभी ऑफिशियली ये चीज़ नहीं अनाउंस हुई है, कि पंत को एज अ फ्यूचर कैप्टन लोग नहीं देख रहे हैं. दैट इज वाई दे विल बी थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ न्यू कैप्टन और पंत को कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा. ये न्यूज़ निकल के आई है. अब यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये जो दो ओनर्स हैं डीसी के, इनकी पार्ट टाइम ओनरशिप रहती है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग रहती है. जैसे अभी पिछले 2 साल में 2024 और 2023 में हमारे जेएसडब्ल्यू पूरा क्रिकेट संभाल रहे थे मेंस टीम का, और उस टाइम पे जीएमआर जो है वो वुमेन्स टीम संभाल रहे थे. अब जो अगले 2 साल आने वाले हैं 2025 और 2026, अब वो जीएमआर संभालेगी और जो वुमेन्स टीम है वो जेएसडब्ल्यू संभालेगी. एंड स्वैप होता रहता है हर 2 साल में. एंड दैट इज वाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है इस पूरी फ्रेंचाइज के अंदर, व्हिच इज व्हाई डीसी विल नेवर विन द आईपीएल परहैप्स. बहुत ज्यादा, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये. इट इज सरप्राइजिंग टू से कि लोग इतने पावरफुल पोजीशंस पे, इतने बड़े बड़े लोग इतने घटिया डिसीजंस लेते हैं और इतने छोटी बुद्धि के साथ. मतलब आप दोनों सेम टीम ओन कर रहे हो, आपको पता है इसके चक्कर में आप दोनों का ही नुकसान होना है एंड में, और उसके बाद भी आप वो चीज लगातार कर रहे हैं. राइट नाउ जीएमआर सीम्स मोर एट फॉल्ट टू बी ऑनेस्ट. हाँ, सबसे स्टूपिड काम वही कर रही है. जो ये पूरा डिसीजन है कि अब जो 2 साल है जीएमआर संभालेगी, तो ये पूरा डिसीजन कि हम ऋषभ पंत को एज कैप्टन नहीं देखते, ये जीएमआर का स्टांस बहुत पहले से रहा है.
तो ये उन्हें जस्ट बिकॉज JSW उस टाइम पे संभाल रही थी, इसके चक्कर में उन्हें मानना पड़ा। एंड शॉट आउट टू अस, हमने ये चीज पहले भी डिस्क्लोज करी थी। काफी लोगों को लग रहा था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पंत को DC छोड़ देगी, कर देगी, वो कर देगी। भाई वी फील वैलिडेटेड। या एंड GMR अपेरेंटली कह रही है कि हम नया कैप्टन ढूंढेंगे ऑक्शन में, बट राइट नाउ द फर्स्ट कैंडिडेट जो कि हो सकते हैं कैप्टन वो है अक्षर पटेल। आउट ऑफ ऑल पीपल आई नेवर थॉट कि अक्षर पटेल वेरी ऑनेस्टली कैप्टन करेंगे ओवर ऋषभ पंत ऑल्सो, ओवर ऋषभ पंत ऑब्वियसली, बट इन जनरल भी आई नेवर थॉट कि अक्षर पटेल वुड बी अ कैप्टन। बट थोड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन है ये मेरे लिए, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। एंड लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मैंने कहा ऑक्शन में लोग टारगेट करेंगे किसी कैप्टन को, उसमें जो नाम निकल के आया वो श्रेयस अय्यर का है। अगर ये लोग 20+ देने को रेडी हैं, 20 करोड़ प्लस श्रेयस अय्यर को, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीम लाइक KKR टू रिटेन श्रेयस अय्यर, प्रोवाइडेड श्रेयस अय्यर DC को कैप्टन कर चुके हैं पहले, तो उनके रिलेशन है ऑलरेडी। एंड GMR जो है वो फ्रेंचाइज है जो कि श्रेयस अय्यर चाहती है कि हमारे साथ हो। JSW चाहते थे कि ऋषभ पंत आ जाए कैप्टन में। तो ये अदला बदली के चक्कर में बार बार कभी प्लेयर उधर जा रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं। इसी ओनरशिप चेंज के स्वैप की वजह से ही गांगुली को भी निकाला गया है। उसकी जगह भाई बिल्कुल ही हटा दिया। वेणुगोपाल राव को ये लोग लेके आए हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। पॉन्टिंग को कोच से निकाल दिया गया है एंड उसकी जगह वो किसे लेके आए थे, हेमंत बदानी को लेके आए हैं। तो ये ओनरशिप जो हमारी स्वैप हुई है उसके चक्कर में ही ये डिसीजंस भी लिए गए हैं। एंड दैट इज वाई इतनी ज्यादा अदला बदली हो रही है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीम कि वो स्टेबल रहे। एंड ये चीज हमारे गेस्ट ने बोली थी कि DC के अंदर स्टेबल रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस टाइम पे। एंड इसी डिसीजंस को लेके ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि कोई टीम, कोई प्लेयर बेसिकली क्यों चाहेगा कि वो DC जाए। अगर ऋषभ पंत जैसा प्लेयर जो कि इतना प्रॉमिसिंग प्लेयर है, प्लस कैप्टन था ऑलरेडी, प्लस अगर आपको PR लानी है तो ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर जिसकी PR बहुत अच्छी है। अगर उस प्लेयर को कैप्टनसी से निकाला गया है और परहैप्स इसके चक्कर में हो सकता है हमें ऑक्शन में जाते हुए दिखें अल्टीमेटली, तो और किसी प्लेयर का तो क्या ही फ्यूचर है। अगर आपको हर 2 साल में ये चीज़ें चेंज करनी है, क्योंकि बात ही हो रही है अभी गांगुली जो है अब वो वुमेन्स टीम संभालेंगे, पर जब 2 साल बाद 2027 में जब JSW की ओनरशिप वापस आएगी तो गांगुली वापस आ जाएंगे मेंस टीम में, और ये जो हेमंत बदानी, वेणुगोपाल राव, ये लोग वापस चले जाएंगे वुमेन्स टीम में। तो इतने ज़्यादा ओनरशिप स्वैप होना, इसके चक्कर में इतने फालतू के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक कि ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को टॉलरेट करनी चाहिए, पहली बात तो ऐसी चीज़, क्योंकि उनके खुद की फ्यूचर के लिए भी चीज़ गंदी है। किसी और टीम में जाए, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट बने, लेजेंड बने भाई किसी क्लब के, क्यों ऐसे फालतू क्लब में रहना है जिसकी अदला बदली आपस में ही नहीं हो पा रही भाई, सही से बनती नहीं ओनर्स की। इसके चक्कर में हमें दिख सकता है कि ऋषभ पंत जो है हमें ऑक्शन में जाते हुए दिखेंगे। और तो अभी भी रूमर्स यही है कि ऋषभ पंत को फर्स्ट रिटेन करा जाएगा और उसके बाद वो लोग देखेंगे कि हम लोग अक्षर पटेल, कुलदीप यादव जैसे प्लेयर्स को रिटेन करें। और इसमें भी पॉइंट ये है कि GMR चाहती है कि हम लोग JFM, जैक फ्रेजर मैकगर्क को कुलदीप यादव के ऊपर रिटेन करें। अनदर स्टूपिड डिसीजन, बहुत स्टूपिड। उनका रीजन ये है क्योंकि भाई ये दिल्ली प्रोडक्ट लग रहा है, हमारे अंडर ये फेमस हुआ है प्लेयर, इसलिए लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट काफी अच्छा भाई। कुलदीप यादव अगर अभी ऑक्शन में गया ना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है। क्या सोच रहे हो यार तुम लोग? आराम से ही कैन गिव यू 5-6 years more, perhaps one of the biggest mystery spinners, and I use that word very consciously, out there right now. इंडियन है तो वो फॉरेन वाला कोटा भी नहीं कोई लगाना। द गाय इज अ हैक राइट नाउ, भाई तुम क्यों दोगे उसको? एंड प्रोवाइडेड अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ऋषभ पंत पहला रिटेन मान लो चलो 18 करोड़ में हो रहा है, सेकंड अक्षर पटेल 14 करोड़ में हो रहा है, कुलदीप यादव अपेरेंटली 11 करोड़ में रुकने को रेडी है। भाई 11 करोड़ फॉर कुलदीप यादव इज अ हैक। मतलब वो तो चलो अब वो टीम की लॉयल्टी के ऊपर भी है, क्योंकि वो तो फिर बुमराह भी मोस्ट लाइकली 20 करोड़ के अंदर रुकने को तैयार हो जाएंगे। मेरा पॉइंट वो नहीं है, हैक तो डेफिनेटली है, बट आप छोड़ कैसे सकते हो यार? अगर आप छोड़ तो कुलदीप यादव शुड नॉट रिटर्न टू DC इन माय ओपिनियन। करना तो नहीं चाहिए। एंड भाई अगर ऐसे प्लेयर्स हमें जाते हुए दिखते हैं तो ऑक्शन की पहली बात तो जो एक्साइटमेंट है वो और बढ़ेगी। तो ओवरऑल बाकी टीम्स, व्यूअर्स, उन सब के लिए काफ़ी अच्छी है चीज़। बट अगर ऋषभ पंत जाते हैं तो नेचुरली जो मैंने अभी कहा था कि CSK इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ विकेट कीपर बैट्समैन इंडियन, तो यही है कि प्रायोरिटी बेसिस पे फिर CSK ही वही टीम होगी ऋषभ पंत की तरफ से भी कि मुझे CSK जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली धोनी से बहुत अच्छा रिलेशन है उनके, तो ही इज़ द नेक्स्ट सक्सेसर। एंड अभी हमने रोहित जुगलान के साथ पॉडकास्ट करा था, उसमें उनने कैसे डिस्क्लोज करा था कि ऋतुराज गायकवाड़ वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस, वाज नॉट द सेकंड चॉइस, राइट। बहुत लेट उन पे आएगा कि चलो इनको कैप्टन बना दिया जाए। तो ऋषभ पंत अगर आते हैं वहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि चीज़ें ट्विस्ट भी होती हैं। एंड तो हमें CSK की तरफ से भी एज अ व्यूअर देखने बहुत मजा आएगा कि चीज़ें चेंज होंगी।
आई थिंक अगर ऋषभ पंत आ रहे हैं ऑक्शन में और सीएसके ऋषभ पंत को नहीं लेती, इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स बाय सीएसके. सेकंड ऑप्शन ईशान किशन फॉर श्योर. एटलीस्ट दोनों में से कोई एक, आइडियली ऋषभ पंत. और अगर पंत आते हैं, आई थिंक रिस्पेक्टफुली उनको कप्तानी सौंप देनी चाहिए. नॉट बिकॉज कि गायकवाड़ अच्छे कैप्टन है, बुरे कैप्टन है, बिकॉज इंडिया के लिए हमें ग्रूम करना है ऋषभ पंत को एज अ पोटेंशियल कैप्टन इन द फ्यूचर. उसके लिए फ्रेंचाइज में कैप्टनसी करना जरूरी है. तो जो डीसी भी जो ये हरकत कर रही है उनको हटा के, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से बेसलेस है, कोई सेंस बनता नहीं है. एंड वन सेकंड गोज ऑन टू शो, ये स्मॉल क्लब मेंटालिटी दिखती है मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा. अभी 2022 और 2024 ये 2 ही ऐसे सीजन है जहाँ पे ऋषभ पंत ने कैप्टनसी करी. वही तुम क्या ही जज कर रहे हो. तो आपने बहुत ऐसा, क्या आपने इतना बड़ा कंक्लूजन निकाल लिया कि नहीं ये तो फेल्ड कैप्टन अभी आगे नहीं कर पाएगा, इसलिए हम किसी और को बना दें. 2023 में भी वो सपोज टू बी द कैप्टन, बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उनके साथ जिसके चलते उन्होंने आईपीएल मिस करा पूरा. तो आपने बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लिया. एक थ्योरी इसके पीछे ये भी है कि इनने इतने सारे लोगों को हटाया क्यों है. अभी अपेरेंटली जो स्काउटिंग डिपार्टमेंट में उनके हेड थे, हाँ, उनको भी हटा दिया. जिनने श्रेयस अय्यर इन सबको स्काउट करा था, ऋषभ पंत को भी, उनको भी हटा दिया. प्रवीण आमरे में ख्याल. हाँ राइट. अब ये अपेरेंटली रीजन इसका ये है कि जो जेएसडब्ल्यू था उनकी ओनरशिप के अंडर गांगुली थे, पॉन्टिंग थे, ऋषभ पंत थे. तो अगर अब जीएमआर आती तो उन्हें पता था कि अगर सारे जो हेड करे जो डिपार्टमेंट वो सारे जेएसडब्ल्यू वाले हैं तो फेवर तो नहीं करा जाएगा फिर. इसके चलते वो अपने टाइप के लोग लाना चाहते थे. बेसिकली पावर प्ले है, पूरा पावर डायनामिक्स पे गेम है. अब पावर हंग्री होने के चक्कर में अपने टीम की धज्जियां उड़ा दी. कैसे तो डीसी सरवाइव करेगी और क्या तो स्ट्रैटेजी लेके जाएगी ऑप्शन. हमने कितनी बार बोला है कि डीसी इज वन ऑफ दोस टीम्स जो कि जीत सकती है आईपीएल, क्योंकि वो टैलेंट प्रॉमिस दिखता है उनके अंदर. बट अगर ऐसे बिहेव करना है, अगर आपको ऐसे चलानी है टीम, तो फिर आप कोसों दूर. भाई 2023 में ऋषभ पंत नहीं था कैप्टन, तब क्या उखाड़ लिया डीसी ने, क्या कर लिया उसकी कप्तानी के बिना. तो ये सब फालतू की बातें होती हैं. एंड एज फार एज ऋषभ पंत ट्रांसफर इज कंसर्न, सीएसके तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ड्रीम स्पॉट होने वाला है. एंड सीएसके को ऋषभ पंत की ज्यादा जरूरत है एज अपोज टू ऋषभ पंत को सीएसके की कितनी जरूरत है. मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ. ये लास्ट मौका है जब आप धोनी का रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हो. इसके बाद मेगा ऑक्शन जब अगला होगा तब तक धोनी रहेंगे नहीं मोस्ट लाइकली. तो आपको अभी ही करना पड़ेगा वो डिसाइड कि धोनी अगर इस साल लास्ट टाइम खेल रहे हैं, अगले 2-3-4 सालों तक जब तक नेक्स्ट मेगा ऑक्शन नहीं होता, कौन हमारा विकेट कीपर होने वाला है, कौन हमारा कैप्टन होने वाला है, वो इंडियन विकेट कीपर होगा कि नहीं होगा, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, सब चीज़ का सोल्यूशन सिर्फ ऋषभ पंत आपको दे देगा अकेला ही. आई थिंक ऋषभ पंत को तो बैंक तोड़ के सीएसके के पास जाना चाहिए, चाहे सीएसके को कितने पैसे देने पड़े. आई थिंक देने पड़ेंगे, एंड अच्छे खासे देने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी टीम्स होंगी जो कि इनके पीछे जाएंगी. इनफैक्ट इसमें वही नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पंजाब किंग्स. भाई रिकी पॉन्टिंग भी पंजाब किंग्स गया है. देयर आर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स दैट से कि शायद पॉन्टिंग चाहेगा कि मैं पंत को वहां पे लेके आऊं, एंड इट आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. आई थिंक रिपोर्ट ये कि पॉन्टिंग चाहता है जाए, बट मे बी ऋषभ पंत इज नॉट मच, यू नो, हाँ, कि मैं वापस बहुत चैंपियन टीम से आ रहा है भाई. बट मेरे हिसाब से इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस अगर वो पंजाब जाके उनको एक आईपीएल जिता दे. क्या बात होगी भाई. प्लस इजीली कप्तानी मिल जाएगी वहां पे. कोई स्ट्रगल नहीं होने वाला. पॉन्टिंग के साथ आप काम करो जिसके साथ आप बीते टाइम से कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा चांस है पंजाब के पास. एंड पंजाब इज नोन फॉर दिस मैडनेस बिड करती है, वो ब्लाइंड बिड मारेगी. प्लस पंजाब का जो हम लोग इतना टाइम से कहते हैं कि वी नो शिखर धवन था उनके पास, बट आईपीएल में अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन वो उतने बड़े फेस बन नहीं पाए आईपीएल के, डिस्पाइट बीइंग द थर्ड टॉप स्कोरर. अगर ऋषभ पंत जाते हैं तो उनका भी जो हम लोग अब तक डीसी के लिए कह रहे थे, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि स्टार प्लेयर्स हैं और यंग हैं अभी. प्लस थोड़ा वो लॉयल्टी फैक्टर रहेगा टीम के साथ. अगर वो पंजाब जाते तो इतने टाइम से जो एक वो गैप रहा है, आई थिंक वो कवर अप हो जाएगा. दे वुड फाइनली हैव अ कैप्टन जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी पीआर भी है जिनके, बहुत वेल नोन है अमंग्स ऑल द यंग पीपल. इनफैक्ट ऋषभ पंत का तो हर टीम में जाने का सेंस बनता है. मुंबई, केकेआर, आरसीबी, भाई मेक सो मच सेंस. एंड सो अभी सीएसके का सेंस भी ज्यादा है. सीएसके की बात कर लेते हैं जल्दी से. 5 रिटेंशंस निकल के आ रही हैं अपेरेंटली, जिन पे कहा जा रहा है कि बेट ली जाएगी सीएसके के मैनेजमेंट के द्वारा. ऐसा बोल रहे हैं कि जडेजा एंड गायकवाड़ को इक्वल पे मिलने वाला है. हाँ, ऐसा नहीं कि गायकवाड़ कैप्टन तुमको ज्यादा पे मिलेगा, व्हिच मेक्स सेंस. एंड वन सेकंड रिएटरेट्स कि आई हैव नेवर फेल्ट कि सीएसके बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है गायकवाड़ को एज अ कैप्टन. इक्वल पे मिलेगा. उसके बाद ये लोग शिवम दुबे और पथी राणा को रिटेन करने वाले हैं, व्हिच आल्सो मेक्स सेंस. जो 5वीं रिटेंशन है MS धोनी,
उसके लिए अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है, अब सीईओ ने ऑफिशियली कह दिया कि हम चाहते हैं कि धोनी रुके, बट धोनी ने कहा कि वो 31 अक्टूबर के पहले इन्फॉर्म कर देंगे। भाई इन्हें पता है यार ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ जबरदस्ती कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट ट्रू भाई। 10 दिन रहेगा अगर धोनी इतना डिले कर रहे हैं तो फिर धोनी की गलती है भाई। टीम को प्लानिंग को आप जेपटी में डाल रहे हो। तो क्लियरली बातें हो चुकी हैं साफ कि धोनी खेलने वाले हैं। सरप्राइजिंग थिंग इज सचिन रविंद्र को रिटेन नहीं कर रहे, परहैप्स आरटीएम यूज करेंगे। समीर रिजवी को आपने छोड़ ही दिया बिल्कुल ही, मतलब क्या उनको रिटेन नहीं करने वाले? आउट है पूरे इक्वेशन से, आउट ही है। तो रिटेंशन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मुझे, बस मैं ये सोचा था कि क्या आप अगर सिर्फ 4 ही कैट प्लेयर्स को रिटेन कर रहे हो तो शायद आप समीर रिजवी को भी रिटेन कर लो साथ में, ऐसा छठा रिटेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ 4 करोड़ में ही मिलेगा। हाँ, या तो फिर सचिन रविंद्र को रिटेन कर लो। तो मतलब सीएसके यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ला सकती है, या फिर शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्स अपना बचाना चाहते हैं एक कम प्लेयर रिटेन करके, ताकि वो फिर ऋषभ पंत के अगेंस्ट आ सके। फिर तो आई ट्रस्ट सीएसके मैनेजमेंट भाई, ओवर द इयर्स इन्होंने बड़ा अच्छा काम करके दिया, तो कुछ तो सोचा ही होगा। बस वो धोनी के लिए वो सॉफ्ट स्पॉट आ जाता है, उसको लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते, बट अराउंड दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। जस्ट वन थिंग, अगर ऋषभ पंत आते हैं तो सीएसके को कैप्टन उन्हीं को बनाना चाहिए मेरे ओपिनियन में, डेफिनेटली। बट यहाँ से आई थिंक 1-2 टीम्स और होने वाली है। तुम्हारे पास कितनी टीम्स की और अपडेट्स हैं? मेरे पास अभी जीटी और आरसीबी का और है। चलो आरसीबी को कवर कर लेते पहले। आरसीबी का बेसिकली पॉइंट ये उसकी कैप्टेंसी से रिलेटेड है, एंड अभी जो हमने रोहित जुगलान के साथ पॉडकास्ट करा था उनने ये चीज़ बोली थी कि विराट कोहली से ऑलरेडी बातें चल रही हैं कि क्या आप वापस कैप्टेंसी ले सकते हो। अब उसका एग्जैक्टली क्या डिसीजन निकल के आया, क्या कंक्लूजन निकला उस पूरी टॉक्स का, वो हमें एग्जैक्टली अभी नहीं पता चला, बट एटलीस्ट ये बातें तो हुई हैं कि विराट कोहली से क्या हो सकता है आपको कैप्टेंसी करनी पड़े। अब यहाँ पे पॉइंट ये जो अभी तब से रूमर्स चल रहे थे कि हम लोग केएल राहुल को लेके आएंगे, एंड वो नेचुरली आएंगे, एलएसजी में कैप्टन थे तो आरसीबी में आके कैप्टेंसी कर लेंगे, ओपनिंग करेंगे विराट कोहली के साथ। पॉइंट ये कि वो लोग एज अ प्लेयर लाने को तो रेडी हैं, बट शायद एज अ कैप्टन ना लाएं, विच मीन्स कि वो आके हमें बैटिंग करते हुए दिखेंगे बट वो कैप्टेंसी रोल में नहीं दिखेंगे। एंड वो इसलिए है, जो कि हमने पहले बोला भी था कि केएल राहुल ऑलरेडी थोड़े अपने स्ट्रगलिंग फेज में है, स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट। लास्ट ईयर उनका बहुत ही गंदा रहा है, तो मे बी आप उनको कैप्टेंसी देके और प्रेशर मत डालो। भाई कोई सेंस ही नहीं है यार, एज अ बैटर आप क्यों लाना चाह रहे हो? नहीं, वो तो फिर तो मतलब वही होगा कि आपको लाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको सिर्फ एज अ विकेट कीपर बैटर लाना तो देयर आर बेटर ऑप्शंस टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल। क्या कर रहे हो केएल राहुल को आके? मतलब आई थिंक वो है प्रॉब्लम रहेगी। प्लस अगर ऋषभ पंत जा रहा है तो व्हाई नॉट गो आफ्टर ऋषभ? वही तो, विकेट कीपर ऊपर बैटिंग कर लेता है, ओपनिंग भी नहीं करेगा तो आपके ओपनर सेटल्ड है, मिडिल ऑर्डर में आएगा, एक्सप्लोसिव है, क्या चाहिए और यार? वो प्रॉब्लम तो रहेगी। बट आई थिंक अगर वो केएल राहुल को लेके आ रहे हैं, अगर उन्होंने मन बैठा ही लिया है कि लाना है, तो एटलीस्ट आई वुड से ये डिसीजन तो ठीक है कि एटलीस्ट उसको कैप्टेंसी मत दो। तो किसको दोगे भाई? वो अब देखा जाए किस दिन, क्या पता विराट कोहली वापस हमें दिख जाए कैप्टेंसी करते हुए। बट आई थिंक अच्छी बात ये है कि केएल राहुल को नहीं देंगे तो एटलीस्ट ही वोंट हैव द प्रेशर भाई कि मैं कैप्टन हूँ और मेरे को लेके जाना आगे को। तो आई थिंक उस सेंस में देखा जाए तो मे बी थोड़ा सी चीज़ बेटर है ये। एंड इसमें ये भी है कि ये लोग सर्च करेंगे किसी और को कि हम लोग ऑक्शन में कोई और हम कैप्टन लेके आएँ, उसके पीछे जाएंगे। बट एट द सेम टाइम सिंस दे आर नॉट श्योर कि कैप्टन मिलेगा नहीं मिलेगा या किसको टारगेट करें, ये भी हो सकता है आरसीबी के जो भी स्काउटिंग डिपार्टमेंट है कि हम किसको लाएं, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें। इसके चलते इन्हें फाफ डू प्लेसी को भी ऑन होल्ड रखा है। अभी तक तो पूरी न्यूज़ थी कि फाफ डू प्लेसी पूरे आउट ऑफ द इक्वेशन है, हम लोग अब नहीं करने वाले फाफ डू प्लेसी को। दे आर स्टिल वेटिंग। अगर इन्हें पोटेंशियल टारगेट मिलता है कि हम इसको टारगेट कर सकते हैं और ये रियलिस्टिक ऑप्शन है तो हम लोग छोड़ देंगे फाफ डू प्लेसी को, वरना हम लोग फाफ डू प्लेसी अभी ऑन होल्ड रखने वाले हैं। हमने जितनी भी टीम्स की बातें करी हैं सबके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आई है जिसमें हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस आरसीबी ही एक ऐसी टीम है जिसका मतलब रूमर सुन के लगता है क्या तो आ रहा है भाई। मतलब इट इज जेन्युइनली डिसअपॉइंटिंग टू सी अगर ये स्ट्रैटेजी निकल के आती है। आई थिंक क्लियरली आपको दिख रहा है कि फिर से कोई भी स्पोर्टिंग डिसीजन नहीं लिया जा रहा, सब मार्केटिंग है। केएल राहुल को अगर आप एज अ बैटर लेके आ रहे हो तो इट इज क्लियरली अ मार्केटिंग प्लॉय और कुछ नहीं है इसमें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो आई थिंक आरसीबी तो भाई गुड़ गोबर दोबारा उस दिशा में जाने का फिर से प्रिपरेशन कर रही है। पर जीटी के लिए क्या अपडेट है? जीटी के लिए अपडेट है कि अभी हमने कुछ टाइम पहले ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी कैसे मोहम्मद शामी को लेके लोग थोड़ा डूबियस है अभी, क्योंकि इनकी इंजरी हुई है अभी। दे आर नॉट श्योर कि कैसे रिकवर करेंगे, कितने अच्छी तरीके से आएंगे। दिस माइट एज वेल चेंज। वैसे चेंज होना अब डिफिकल्ट है क्योंकि अगर रिटेंशन तो आपको 10 दिन में ही देना है,
उसके बाद अगर शामी कम बैक करते और बहुत अच्छा खेल जाते फिर आपको उस पर ही डाउट होगा, रिग्रेट होगा कि हमने क्यों नहीं करा रिटेन। हमने उस टाइम पे कहा था कि सीएसके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी क्योंकि वो एक इंडियन फास्ट बॉलर को लाना चाहते हैं, एंड हमने कहा था कैसे अच्छा भी हो सकता है उनके लिए कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर आएगा। पर एट द सेम टाइम जो मैंने कहा था कि जीटी नहीं चाहती, उनके दिमाग में अभी भी ये है कि इफ़ इट कम्स डाउन टू कि हमें नूर अहमद को रिटेन करना हो या मोहम्मद शामी को रिटेन करना हो, तो हम उसमें से प्रेफरेंस जो है नूर अहमद को देंगे, जो कि सही बात है क्योंकि उतने ईयर्स नहीं ला रहा शामी। प्लस आई थिंक ही इज अ बिगर एक्स फैक्टर राइट नाउ। एक बहुत बड़ा हैक है वो। लास्ट सीजन वो राशिद खान से बेटर थे। मोहम्मद शामी आफ्टर इंजरी कैसे होने वाले हैं किसी को नहीं पता। डू यू वांट टू बेट ऑन अनसर्टेनिटी? आई डोंट थिंक इट इज अ वाइज डिसीजन फॉर अ न्यू फ्रेंचाइज। तो अब चाहो तो आरटीएम में ले लेना उसको। आई थिंक इट्स सेफ टू से आरटीएम में तो नहीं ले पाएंगे। क्यों भाई? बहुत महंगा बिकेगा भाई शामी। आई थिंक इंजरी के बाद लोगों को श्योर नहीं है वो कितने महंगे में जाएंगे वो। कोई कभी भी किसी प्लेयर को इंजरी होती है तो उनकी मार्केट वैल्यू पे डेंट आता है अनफॉर्चुनेटली। एंड शामी बीइंग यू नो आई थिंक अप्रोचिंग मिड 30s नाउ, वो कितना ही साल और देंगे। तो आई थिंक नूर अहमद पे बेट करना ज़्यादा सेफ है। आई अप्रिशिएट जीटी अगर वो ये ऐसा हार्ड कॉल ले रहे हैं तो टफ है एंड शायद थोड़ा अगली लगे सुनने में, लेकिन ये शायद लॉजिकली सही डिसीजन है मेरे ओपिनियन में। ओके बट एक्चुअली मैं लास्ट अपडेट जो मैं राजस्थान के लिए देना चाहता हूँ, हमने साइड टीम्स ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया। ये बड़ा वियर्ड था भाई। अपेरेंटली अभी जो बैंगलोर में टेस्ट मैच चल रहा था, न्यूजीलैंड से पहला टेस्ट मैच, आरआर का एक ऑफिशियल जो है वो वहाँ पे आए हुए थे टू टॉक टू ध्रुव जुरैल फॉर अटेंशन। ध्रुव जुरैल रिटेन? भाई मेरे को समझ में नहीं आया क्या सोच रहे हैं आदमी। एंड अपेरेंटली ध्रुव जुरैल खुद मना कर रहा है कि मुझे ऑक्शन में जाना है। ये तो बड़ी बेइज्जती की बात हो गई भाई। तो आपको रिटेन करने के लिए कहा जा रहा था, आप कह रहे हो मेरे को ऑक्शन में जाना है। तो आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज। इट डज नॉट इवन मेक सेंस, क्योंकि ऐसा भी नहीं उनके पास विकेट कीपर नहीं है। अगर संजू सैमसन को रिटेन कर ले तो आपके पास बैट्समैन भी है, विकेट कीपर भी है, कैप्टन भी है, तो आप ध्रुव जुरैल को रिटेन करने का क्यों सोचोगे? वो ये है कि वो 25-26 का है तो फ्यूचर स्टार हो सकता है भाई। बहुत वियर्ड डिसीजन है। मतलब हाँ आई थिंक आप आराम से आरटीएम यूज करके ले लो भाई अगर बहुत मन है तो। हाँ राइट। बट रिटेन करने में यू आर वेस्टिंग इट। इनफैक्ट अभी एक और उम्र ये भी है कि वो बटलर को भी रिटेन नहीं करने वाले। आई थिंक वो है, उनसे बात चल रही है बटलर से, बट बटलर भी अभी श्योर नहीं है कि मेरे को रिटेन होना है इनके साथ। नहीं क्यों ऐसा? आई थिंक थोड़ा सरप्राइजिंग तो है क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है बटलर की, एंड अगर वो नहीं रिटेन होता तो एक इट इज अ मेजर डेंट। Although it reduces the headache for Rajasthan Royals। क्यों? क्योंकि इतने सारे स्टार्स है, फिर आपको पता आप किसको रिटेन करना चाहते हो ना। कोई बंदा सामने से मना कर रहा है तो आपके ऑप्शंस अपने आप कम हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आइडियल सिनेरियो है, पर हेडेक कम हो जाएगा। बट हाँ बटलर मतलब यू वुड वांट टू रिटेन हिम भाई एट ऑल कॉस्ट्स। बटलर हैज बीन मतलब बटलर और जायसवाल की ओपनिंग पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप है यार। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए थोड़े वरिंग साइंस हैं अगर बटलर रिटेन नहीं होते तो। एंड जुरैल को आप रिटेन करना चाह रहे हो, उससे अच्छा आई वुड से पैसे बचा के आरटीएम में ले लो भाई। हाँ आरटीएम या फिर यूज इट फॉर समबडी एल्स आल्सो। अगर ऋषभ पंत आ रहे व्हाई नॉट, हर टीम जाएगी उनके पीछे। तो भाई थोड़ा राजस्थान के लिए भी लग रहा है कि क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा। बट टू सम दिस अप आई थिंक आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया आज भी, एंड होप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, मेंबरशिप जाके चेकआउट करिए, और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए हमारे चैनल से वो आपको मुंह दिखाएगा। वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।